अरे अभी पता लगा मुझे भाई साहब, इनके 2 करोड़ 2 करोड़ के तो शेयर बन चुके हैं। अजीत भाई थोड़े हैंडसम ज्यादा है तो उनकी 15% होंगी, हमारी 8-10%। 8%। अरे आपकी तो हमसे भी कम है। मैं एक बार कंफर्म कर ही लेता हूँ। अजीत भाई के दिल पे लगी है बात। ये हैंडसम, मोस्ट हैंडसम सलमान खान यही हो रहा आदमी। सफेद बाल बहनों, अगले मनीष सिसोदिया यही है। चींटी को छोड़कर तो कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने। आप तो बकरी की बात कर रहे, चींटी बची है बस। अरे यार क्या करें, स्मूथली नहीं जोड़ा गया ये, स्मूथली नहीं जोड़े। वैसे जैसे अच्छा, पत्रकार जोड़ता है। अभी चलिए, महिलाओं के बारे में बात हो रही थी तो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, और महिला का उत्पीड़न जो हुआ वो शीश महल में हुआ। जोड़ दिया है भाई साहब, जोड़ दिया है। भाई केजरीवाल बहुत पहुंची हुई चीज है। क्या आप क्या कह रहे हो? केजरीवाल और सिसोदिया दोनों एक साथ कुछ ऐसा कह रहे हो? नहीं अरे नहीं भाई, तुम कहाँ वो सिर्फ शाहरुख खान करण जौहर में चले गए। ओ भाई साहब, ये किसका फोन था? तेरा। मेरा फोन है ये। ओ भाई बच गया। ये गिरा कैसे? कोई बात नहीं, अमीर आदमी करोड़ों रुपए कमाते हो, कहाँ ले जाओगे? अरे अभी पता लगा मुझे भाई साहब, इनके 2 करोड़ 2 करोड़ के तो शेयर बन चुके हैं। ये आदमी जो है ना इतना झूठा है। ये व्यक्ति जो है, 7 रुपए का शेयर जो है वो 400 पार पहुंच चुका है इनका। 7 रुपए इनका था भाई, मेरा तो 29 का था। देखो 29 रुपए का शेयर 350 का है आज। 390। मैं तो 5 ही शेयर लिए थे ना भाई। मैंने तो अमित शाह और मोदी में शेयर लगाए हैं, तो 15 लाख पर मंथ मुझे भेज देते हैं, तो वैसे ही चल रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने टिकट कॉम्प्रोमाइज कर दिया अपना, तो कुछ पैसा मिला नहीं मिला? दिया, मुझे बैठने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ ले लो, बैठ जाओ। पवन सिंह वाला हाल क्यों करना चाह रहे हो? पहले आप खड़े ही रहे। हाँ, वामपंथियों को पहनने के लिए खड़ा तो रहना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेते रहना चाहिए। फ्रूटी दो फ्रूटी मंगवा दे, और वो हल्दीराम की नमकीन 2 फ्रूटी मंगा लेते हैं है ना। वो लेके आ जाएगा ना। कौन? अरे ये आ रहा है ना अभी। नहीं वो नहीं, ये ब्लैंकेट से मंगा रहे हो? ब्लिंकिट से आ जाएगा। हाँ सही है। चले, चालू किया जाए क्या? हाँ वो ले लेंगे, बीच में ले लेंगे, बंद नहीं करना, चालू करते हैं, बीच में आ चालू जाएगा। हो चुका है ऑलरेडी ना। तुम तो चालू कर रहे हो भाई, हैं? चालू करके बैठे हैं तो देखो भाई साहब, फिर से हमारी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है। हमने प्लान किया नहीं था पर हो चुकी है। तो इस बार हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। कौन कौन से मुद्दे हैं वो जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पता चलता जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन करने वाले को भी नहीं पता है कि वो क्या पूछने वाला है आज। हम देखो अभी आए मनाली से, सीधा आके यहाँ पे बैठ गए हैं। अबे तुम कैसे गंदे गंदे इशारे कर रहे हो मुझे? बॉटल हटानी, सीधा बोल दो बॉटल हटा दे यार, गंदे गंदे इशारे तो मत करो। तो सीधा मनाली से आके हम यहाँ पे बैठ गए। अब मुद्दे हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो आज का पूरा पॉडकास्ट अजीत भाई के बेसिस पे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई इलेक्शन का 6ठा फेज आज चल रहा है। शनिवार को हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, 6ठा फेज आज चल रहा है। वोट हम देके, हाँ इधर वाली में वोट हम देके आ चुके हैं। तो क्या लग रहा है भाई? अजीत भाई आपसे शुरू करते हैं। क्या लग रहा है, इतने 6 फेज तो अब तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है चुनाव, तो कैसा माहौल लग रहा है? कहाँ तक आप देख पा रहे हो चीज़ों को? मेरा जो आकलन है वो ये है कि 5th फेज के एंड तक मुझे लगता है कि बीजेपी ऑलरेडी इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ मेजॉरिटी आ चुकी है। 262 to 270 टाइप का आप मान करके चलिए, और 300 के टचिंग डिस्टेंस में एनडीए दिखती है। जो भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्लस जो पब्लिक सेंटिमेंट भी दिखे सोशल मीडिया में, एक तो एनालिस्ट हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हैं वो लिख रहे हैं, और पब्लिक सेंटिमेंट भी जो हम उनके कमेंट्स में जा कर के पढ़ते हैं, प्लस जो भाजपा का पहले का परफॉर्मेंस था विधानसभाओं को कलेक्ट करते हुए, ये सब को देखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यहाँ तक होगा। बट इट इज़ ऑब्वियसली नॉट डेफिनेटिव। इसमें योगेंद्र यादव जो है वो तो 150 या 120 टाइप का भी दे रहे हैं। योगेंद्र यादव 250 पे आ चुके मेरा हैं। यही है। और 6ठे और 7वें चरण के बाद 325 से 35 के लगभग भाजपा और
350-60 जो है वो एनडीए को मैं मान करके चलता हूँ। कुछ लोग जो पहले कह रहे थे जैसे वोटर टर्नआउट जो है वो ढंग से नहीं होता, उसके भी 2-3 कारण मुझे दिखते हैं। एक कारण ये है कि इस बार जो है बहुत सारे नकली वोटर जो है क्लीन किए गए हैं। फर्जी वोटर, डुप्लीकेट वोटर, जो स्थान बदल चुके हैं वैसे वोटर, मृत वोटर, हर बूथ पे आपको 5-10% जो है ऐसे नाम है 5 साल में लोग निपट जाते हैं ऐसे, और वो कभी क्लीन नहीं किए जाते हैं। इस कारण भी वोटिंग परसेंटेज जो है हमें डाउन दिखता है। तो इस बार थोड़ा सा क्लिनजिंग हुआ है, वो हमें दिख रहा है। अब जो बात है उसका एक अच्छा उदाहरण जो हैदराबाद वाला है, जहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 8 लाख के लगभग जो है वोटर्स को रिमूव किया गया था। ये सब है। दूसरा जो एक कह रहे थे कि नहीं कॉम्प्लेसेंसी आ गई है, 400 पार फलाना ढिमका, इसके लिए भाजपा वाले नहीं निकल रहे हैं, तो ये सही भी है। बहुत जगह हमें दिखा कि वो कह रहे हैं यार हमारे ही बूथ से मोदी जी जीतेंगे क्या, ये एटीट्यूड था। लेकिन उसके उलट वो बैलेंस आउट तब हो जाता है जब इंडिया अलायंस के भी लोग बोल रहे हैं कि यार जब मोदी जीतना ही है तो क्या क्या करना है वोट देने जाके। तो उस तरह से आप मतलब जितना सेंटिमेंट कॉम्प्लेसेंसी का उतना ये नैराश्य का भी इन लोगों का, तो वो भी जाकर के इवन आउट होता हुआ दिखता है। प्लस जिस तरह से हमने कुछ ग्राउंड रिपोर्टर्स जैसे अर्चना है, कोई राजतंत्र या प्रजातंत्र ऐसे वाले चैनल की, उसके हमने देखे हैं, और ख़ास करके मुस्लिम महिलाओं से जो बातचीत, और उसमें मुस्लिम महिलाएं उसी स्तर से बात करती है जैसे हिंदू महिलाएं आशीर्वाद देती हुई आपको नरेंद्र मोदी को दिखती हैं। कल मैंने एक वीडियो देखा, उसमें वो कह रही है कि मोदी मेरे दिल में बसता है। क्यों? क्योंकि उसने मेरे बच्चों का भविष्य जो है संवार दिया। मैं टीन के घर में रहती थी, अब मैं छत में 2 माले का मेरा मकान है, आरंभ उसी ने किया था। तो इस तरह, तो ये भावनाएं क्या है ना, आप कहेंगे अजीत जी वो तो एक ही है ऐसा वीडियो, वो एक वीडियो नहीं है। एक वीडियो ऐसे में तब होता है, तब इफेक्टिव होता है, या एक वीडियो ही मान करके वन ऑफ इंसिडेंट आप तब मानेंगे जब उनके वॉइस में, टोन में एक होता है ना कि आप माइक लेकर के टहल रहे हैं, हाँ हाँ हम मोदी को दे रहे हैं, वो एक यूनिट काउंट होता है। लेकिन जब इस तरह के भाव के साथ, इमोशन के साथ कोई बोलता है, तो वो संभवतः अपने क्षेत्र की उन सारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही होती है जिसको इस तरह के प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिले हैं। तो ये लाभार्थी वर्ग में भी महिलाएं जो हैं, वो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो, मोदी इज़ नॉट गोइंग टू गेट बिलो 303 जो ये हुआ है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। बीच में प्रशांत किशोर का भी इंटरव्यू हमने देख लिया, वो भी बार बार जा कर के बोल रहा है कि भाजपा को जितना लॉस ये लोग बता रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट में होगा, उतना ये लोग साउथ और ईस्ट से जो है वो कवर करके उसको हो सकता है कि एक्सीड भी कर जाए। बिहार में कुछ लॉसेज होते दिखते हैं एनडीए को, राजस्थान में कुछ सीटों का बताया जा रहा है, कर्नाटक में संभावनाएं हैं। तो ये सब का आप ओडिशा में, बंगाल में आप लोगों ने पता नहीं कल शाम देखा है कि नहीं ट्वीट, उसने 28 तारीख को नरेंद्र मोदी का रोड शो है, शेड्यूल था बहुत पहले से, और 28 मई से 26 जुलाई तक 60 दिन का कर्फ्यू लगा दिया ममता बनर्जी ने। बोला है कि हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है जिसके कारण हम जो ये कर्फ्यू लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी लार्ज स्केल वायलेंस और पब्लिक ऑर्डर को न्यूसेंस और ये सारा क्रिएट होने की संभावना है, तो हम कर रहे हैं। तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इनको अब भय लग रहा है कि सही में भाजपा जो है 30 क्रॉस न कर जाए। तो ये स्थिति बनी हुई है। केरल से, तेलंगाना से, इन सब जगहों से भाजपा को लेकर के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। तो आई एम होपिंग कि 325 तक भाजपा 325-35 टच करे। प्लस इंडिया टीवी का इंटरव्यू भी आया, उसमें भी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो 400 पार वाले पे बात रखी है, और जो हम लोगों ने भी लंबे समय से बोला है कि 400 पार एक वो अपोजिशन को साइकोलॉजिकली पुल डाउन करने के लिए है कि अपोजिशन के नेता भी तुम्हारे भाग के हमारे तरफ आ रहे हैं और हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम 400 पार ले आएंगे। तो उससे उनका मनोबल जो है उनके कार्यकर्ताओं का गिरता है, और वो गिरा हुआ मनोबल आपको प्रियंका गांधी की रैलियों में, राहुल गांधी की रैलियों, इन सब की रैलियों में आपको दिखेगा कि भीड़ उस तरह से नहीं है। ये लोग रैली भी कर रहे हैं तो पूरे दिन में 1 या 2 दिन में 1 इस तरह से रैलियां कर रही है। तो ये सारा कुछ देख करके अपोजिशन में निराशा जो है
और भाजपा में नरेंद्र मोदी ने मल्टीपल लेवल पे, चाहे रोड शो हो, रैलियां हो, प्रिंट में इंटरव्यू देना हो, ऑनलाइन मतलब या टीवी पे इंटरव्यू देना हो, और उसके कटिंग, जिस तरह से कटे हुए क्लिप्स जो है वो वायरल होते हैं, वो सब मिला करके मुझे लग रहा है कि भाजपा इज गोइंग टू मेक बेटर नंबर्स दिस टाइम देन 2019। तो यही मेरा आकलन है। अभी आपने इसमें बंगाल की बात करी अजीत भाई, तो मैं दोनों से बंगाल के बारे में प्रश्न करूंगा। पहले अंकुर भाई से करता हूँ। तो बंगाल में क्या है ना, बंगाल में अभी दीदी के जो स्पीचेस हैं वो ममता बनर्जी के स्पीचेस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि बीजेपी को गिराना है। मतलब एक मुख्यमंत्री वहाँ पे इतने टाइम से काम कर रही है, 2011 से वो लगी हुई है वहाँ पे और सबसे बड़ा चेहरा है वहाँ का, वो अगर ये कह रही है कि बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को गिराना है, बीजेपी को पुल डाउन करने की कोशिश कर रही है, तो उसकी स्पीचेस में भी थोड़ी सी निराशा दिखाई देती है। पहले ये होता था हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। अभी क्या है, पुल डाउन है। अपने आप को पुश अप नहीं कर रहे हैं, वो पुल डाउन कर रहे हैं दूसरे को। तो इसका अर्थ ये निकलता है कहीं ना कहीं कि वो दूसरे को गिरा के अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि दूसरा प्रबल है। तो क्या आपको भी आकलन यही है, इसी डायरेक्शन में है? उनके स्पीचेस से आप क्या डिनोट करते हैं? देखो, पहला तो ये है कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस बनाए और फिर क्लिप्स बनाए और बीच में कह रहे थे कि भाई डिक्टेटरशिप आ रखी है, उनको तो पहले वहाँ का देखना चाहिए हिसाब किताब कि वहाँ डिक्टेटरशिप छोड़ो, अराजकता कितनी आ चुकी है कि बांग्लादेश का एमपी कितनी बुरी तरीके से यहाँ मारा गया और उसके अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग पॉलीथीन्स में बांध करके फेंक दिया गया और किसी भी बड़े मीडिया में उसकी चर्चा नहीं है। आप ये देखो कि इससे तो दो देशों के बीच के रिलेशन खराब होने वाली बात है ना। अभी जब रेवन्ना का मामला आया था तो ध्रुव राठी ने तो एक वो छोटा सा एक कॉलम था, बोलता है ऑस्ट्रेलिया के अखबार में छपा है कि मोदी ने रेवन्ना के लिए रैली की थी, तो देखो इस तरीके से मोदी जी जो हैं पूरे विश्व में हमारी नाक कटवा रहे हैं। लेकिन जब एक एमपी को यहाँ पर इस प्रकार से कर दिया जाए और मारने वाले कौन है बताया जा रहा है, तो वो सारे वहीं के ही रोहिंग्या ही हैं और उनको शरण देने वाली वो महिला जो अब भी जबरदस्ती उठ करके कह रही है कि भले ही हाई कोर्ट ने कह दिया हो कि हम ओबीसी का आरक्षण को अवैध घोषित कर दें, तो मैं इससे भी ऊपर हूं, मैं उसको अवैध घोषित नहीं होने दूंगी, जो चल रहा है वो चलता रहे। तो यार आपको अराजकता, आपको तानाशाही, आपको लॉ एंड ऑर्डर का पालन ना करना और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ये नहीं दिखाई देती। वो है, उन वास्तव में है कि उनकी जो शब्दावली है उसमें निराशा है। लेकिन वो निराशा क्यों है? सनातन में कहा गया है कि जब आप पाप करते हो ना तो एक दिन घड़ा भरता है और वो आकंठ जब भर जाता है तो आपको भी महसूस होने लग जाता है कि हाँ मैं गया। वो रावण को भी महसूस हुआ, वो कंस को भी महसूस हुआ और उनसे भी ज़्यादा आज की तारीख में यदि देखा जाए तो ये पूरे के पूरे अलायंस के अंदर वो घमंड है। आप राहुल गांधी को देख लो तो उसके भाषा में देखो ना आप, कितना अहंकार भरा पड़ा है। केजरीवाल को देखो आप, कितना अहंकार है। अभी अखिलेश यादव का मैं एक वो देख रहा था तो उसमें देखो आप, मतलब ये है ही नहीं कि यार ये हमारा वोटर है। इवन वो भी छोड़ दो आप, एक वो अजीत अंजुम, अगर उसको ये बोल दिया कि मैंने राष्ट्रवाद के लिए वोट किया तो उसकी छाती बाहर लगा पीछे, अरे ये नहीं पूछा तेरे से। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतना घमंड, इतना अहंकार, लेकिन वो अहंकार जब टूटने लगता है ना कांच की तरह कि एक हल्की सी चोट और वो पूरा तिरमिर होकर के पूरा का पूरा आर पार पहुंच जाता है, वो चीज़ इंडी अलायंस के कॉन्फिडेंस में आपको देखने को मिलेगी कि एक हल्की सी चोट आप करो तो पूरा का पूरा उनका जो अहंकार का कांच रूपी एक भवन, शीश महल कह दो उसको एक, तो वो पूरा का पूरा जो है चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहा है इस तारीख में। और ये सच बात है, चाहे आप सिर्फ ममता बनर्जी की बात कर रहे हो, भाषा यदि आप एनालिसिस करोगे तो केजरीवाल के इंटरव्यूज़ में या उसकी लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज में, राहुल की लैंग्वेज में, ये सब जगह नज़र आ रहा है। मैं तो अभी का जब मैं वोट डालने के लिए आ रहा था तो हमारे एक पड़ोसन थी तो वो कह रही कि अरे आज तो हम 2 एंटी खड़े हो गए। मैंने कहा एंटी वेंटी कुछ नहीं आंटी, आप हमारी पड़ोसन हो, हाँ रिलेटिव हो, एंटी नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में आकर के अपनी आपसदारी खराब नहीं करनी चाहिए। आएगा तो मोदी तो वो भी जानती है, वो मैं नहीं बताऊंगा कौन सी पार्टी से हैं, लेकिन जानती वो भी है। वो भी हंसी होती कह रही कि हाँ बिल्कुल ये तो आएगा तो मोदी, बिकॉज हमारे नेताओं ने आपस में जो अलायंस कर लिया ये बहुत गलत किया है। सब जानते हैं, वोटर भी जानता है, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी तो दिल्ली के अंदर तो उनके कार्यकर्ता पिटे हैं,
बहुत बुरी तरीके से पीटे गए कि भाई आप लोगों ने हमारा पैसा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। सही बात। अजीत भाई जो कह रहे थे कर्फ्यू लगा दिया गया, देखो वो अपने उनके हाथ में पुलिस है, प्रशासन है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता अपने मत का अधिकार का जो प्रयोग है वो वही करेगी जहां उसका मन है। अभी यहाँ से बंगाल से थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो अगर वोटर परसेंटेज की बात करते हैं तो वोटर परसेंटेज बिहार जैसे एरिया में वो काफ़ी कम है, पिछली बार से 3-4% कम है। अजीत भाई आपसे भी मैं पूछूंगा इसके बारे में, पर पहले भाई से लेता हूँ। तो बिहार जैसे एरिया में काफ़ी कम है, तो उसका क्या किस तरीके से आंकलन आप लोग करते हैं? 55-56% वोटर टर्नआउट था पिछली बार, 57% के अराउंड, इस बार 53% के अराउंड है। तो बिहार जैसी जगह से हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में अच्छा वोटर परसेंटेज होता है, 75-80% तक पहुंच जाता है, 75% के आसपास रहता है। यहाँ पे 56% या 53% है, तो उसका क्या आंकलन, किस तरीके से उसको देखते हैं? कम वोटिंग का आंकलन तो मेरे ख्याल से पता नहीं, आई थिंक बिहार का आंकलन तो आई थिंक अजीत भाई बेटर करेंगे। मेरा हिसाब किताब ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कोई मूल्यांकन नहीं है पर्सनल, जो बाकी लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे कई सेफोलॉजिस्ट हैं या फिर कई ये इसको क्या कहें, मीठे को, योगेंद्र यादव को क्या कहें, सेफोलॉजिस्ट तो मेरे को लगता नहीं है। इसका जो भी है इसका मूल्यांकन है, या ऑपोजिशन लीडर हैं या फिर भाजपा के लीडर्स हैं, इन सब का मैं थोड़ा सा जो बॉडी लैंग्वेज या फिर बाकी चीज़ें मैंने देखी हैं उसको मैं थोड़ा सा बताता हूं। तो अभी अजीत भाई बता रहे थे 130 का 150 सीटों का आई थिंक योगेंद्र यादव ने बोला था, वो 150 सीटों से बढ़ते बढ़ते 250 हो गया ना। वो व्यक्ति ने अभी आई थिंक कल ही उसका लेटेस्ट आया है, तो वो ऑलरेडी 250 कर चुका है, उसे 260 के करीब ऑलरेडी कर चुका है। और एनडीए, ये केवल बीजेपी का बता रहा है 260, एनडीए कह रहा है कि वो 260 से पार जाएगी, यानी कि बीजेपी की सरकार आ रही है, ये वो स्पष्ट रूप से मान चुका है। वो बस ये कह रहा है कि बीजेपी अपने दम पे नहीं बनाएगी। तो इससे अगर कोई आपको जिसे कहते हैं ना संदेश मिलता है, तो वो यही मिलता है कि बीजेपी अपने दम पर 325 के करीब क्रॉस कर लेगी, क्योंकि पिछली बार वो 200 भी नहीं दे रहा था, तो अभी 250 दे रहा है, तो कम से कम 325 क्रॉस करनी चाहिए। तो मतलब 250 सीटों का तो अंतर यही हो गया, 353 तो पहुंच गया मतलब। मैं ये आदमी इतना झंड आदमी है ना, इसकी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें हर इलेक्शन से पहले इसका बयान आता है और हर इलेक्शन के बाद ये गलत साबित होता है। हाँ, तो इसीलिए तो इसने 250 से 260 दे दी, इसीलिए तो दे दी इसने। मे बी ये रीजन हो कि थोड़ा सा सही साबित हो जाऊं, क्योंकि सरकार तो आ ही रही है, मैं अपनी गरिमा क्यों गिराऊं, जो कि ऑलरेडी गिरी हुई है इतनी। गरिमा तो कहाँ ही है अब इसकी। तो हमने खैर गरिमा के लायक तो खैर उसके काम ही नहीं है, और मुझे दुख है इस बात का कि वो हरियाणा से है। तो चलिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा इस चीज़ को, जब हम विपक्ष के लीडर्स को देखते हैं तो अरविंद केजरीवाल का एक बयान है, वो कह रहा है कि भाई मोदी जी जो है ना, वो 75 साल की उम्र में उनको रिटायर होना है, तो उन्हें 2026 में रिटायर होना है, यानी कि वो ऑलरेडी मान चुका है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ी जाए, उसके बयान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। फिर यही सेम बयान इसका अखिलेश यादव का आ चुका है, यही 75 वाला। ये अलग गेम खेल रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल, ये आई थिंक आपकी अदालत में भी पूछा गया ये प्रश्न शायद। अखिलेश यादव ने तो कल ही कहा है कि यूपी में भाजपा की 0 सीट आ रही हैं, 0। वाराणसी से मोदी भी हार रहे हैं। तो मतलब वो खैर अब अलग ही लाल टोपी। तो जबकि देखो इसमें तो बहुत क्लियर था कि इलेक्शन 75 के बाद नहीं लड़ेंगे, पद पर रहने वाली कोई बात नहीं थी। राइट। लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यानी कि बात वो थी कि 78 तक पीएम रहे मोदी, उसके बाद नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो आवश्यकता भी नहीं है उस टाइम की। तो लेकिन इन्होंने, ये केजरीवाल का आपने स्ट्रैटेजी देखी होगी, वो हमेशा शब्दों के साथ खेलता है। वो जो बिल्कुल एकदम पतली सी लाइन होती है ना, वो बोलते प्याज की झिल्ली के बराबर, वो उसको तोड़ करके इधर पहुंच जाता है। और इवन उसकी जो फॉलोअर्स है ना, वो भी इतने डम्ब है, वो भी बेचारे ऐसे ही हैं, उनकी भी केजरीवाल नहीं है, पर नहीं वो है नहीं, वो जानता है कि उसकी पब्लिक डम्ब है, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो डम्ब है, वो शातिर आदमी। उनको उसको पता है कि पब्लिक को सिर्फ 75 वाला कुछ याद है, तो वो उसी में खेल जाएगा। अब वो जनता वैसे, अच्छा उसको भी ये भी पता है कि योगी जी, देखो उत्तर प्रदेश की सीट पे चुनाव बच रहा था, तो उसने योगी जी को टारगेट इसलिए किया है क्योंकि उसको पता है कि योगी बाबा के नाम पे वोट पड़ेगी। दिल्ली के लोगों को मैंने वोट करते हुए ये सुना है अजीत भाई, कि हम तो योगी बाबा के लिए वोट कर रहे हैं,
योगी बाबा के लिए वोट कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को मैंने सुना है, झारखंड में लोगों का मतलब वहां से फोन आ रहा है मेरे पास, छत्तीसगढ़ से फोन है, बोले कि हमें तो ये उम्मीद है कि आगे ना योगी बाबा कुछ करेंगे। तो यार उनके पास में लोगों की कमी नहीं है, उनके पास में एक से बढ़कर के एक स्टार प्रचारक है, और सबसे बड़ा स्टार प्रचारक तो अपना राहुल गांधी आई। बाकी मैं जो बोल रहा था ना कि चलो विपक्ष के जो लीडर्स हैं उनकी भी बॉडी लैंग्वेज को छोड़ दो, उनके बयान आप सुन लोगे ना तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितने से बन रहे हैं वो एक अलग, वो तो खैर बोलेंगे नहीं उस बात को, वो क्यों बताएंगे। नरेंद्र मोदी की किसी इंटरव्यू को देखिए, वो बॉडी लैंग्वेज जो है नरेंद्र मोदी की वो स्पष्ट दिखा रही है कि 350 के आसपास का मूल्यांकन उनकी बॉडी लैंग्वेज के अनुसार। और जो अमित शाह जी का बयान है, अमित शाह का बयान था, उसमें वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि 5वें चरण तक हम 270 सीट जो हैं वो पार कर चुके हैं। यानी कि अब साफ साफ आपने बोल दिया। बाकी आप बोल रहे हो कि भाई शेयर मार्केट ऐसे बढ़ने वाली है, पहले ही शेयर खरीद लो। भाई शेयर मार्केट जो है 5वें चरण के बाद से बढ़ रही है। शेयर मार्केट जो है कल गिरी है, वो भी शाम को, वो कंसोलिडेट करेगी, वो ठीक है। नहीं तो शुरुआत में आप देख रहे थे कितने धड़ाम गिर रहा था। इसके बाद मतलब आपने ऑपोजिशन लीडर्स ले लिए, आपने ये योगेंद्र यादव जैसे फुद्दू लोग ले लिए, आपको ये प्रदीप भंडारी हो गए, बाकी और भी कई सेफोलॉजिस्ट हैं। जैसे एक एक्सेस वालों का आया था, राजदीप सरदेसाई के साथ एक शो था, उसमें ही वाज सेइंग कि मुस्लिम महिलाएं, जैसा कि अजीत भाई भी बता रहे थे, मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो वोट दे रही हैं नरेंद्र मोदी को। और ये अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। वो फिर 350 400 400 कुछ फिर कोई मायने नहीं रखता। तो ये डर ही कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो इसको ओवैसी को हम सब ने देखा कि मंदिरों में जा रहा है, पुजारियों से मिल रहा है, तो कहीं ये मुस्लिम महिला फैक्टर जो है वो डर तो नहीं था। ये क्या है ना कि अब बहुत से इसमें क्या आ जाता है कि जब ये हम बात करते हैं ना पसमंदा मुसलमानों की, तो बहुत सी जगह मैंने देखा है कि लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं। जबकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेंध मारने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। ये हम थोड़ा सा ऑफ कैमरा भी हम बात कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। अभी यहाँ पर चिल्ला कर स्कीम क्यों बतानी है तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आई थिंक सेफोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो सारे उसी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। सट्टा बाजार के जितने भी लोग हैं, सट्टा बाजार को 400 पार कर दिया। 400 पार यदि आप साफ साफ बोल रहे हो तो गाड़ी उस डायरेक्शन में जा रही है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि 350 सीट कहीं नहीं गई इस बार। भाई ये सट्टा बाजार का जो आंकलन रहता है ना, वो जनरली ऐसा अप टू डेट रहता है कि यही आसपास ही रहेगा। तो वो 400 पार अगर जा रहे हैं और भाजपा भी इतनी ही कॉन्फिडेंट है कि 400 पार जा रहे हैं, तो वो सेंटीमेंट उस साइड पे है लोगों का। मैं पसमानदा वाले पे थोड़ा सा मतलब ऐड करना चाहूँगा। मुसलमान दो तरह के अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। एक जो वोकल किन मुद्दों पे रहता है, वो क्या नरेंद्र मोदी को लेकर के पसमानदा मुसलमान वोकल हैं? बिल्कुल नहीं है। बहुत कम आपको दिखेंगे जो वोकल हैं, क्योंकि उनको बाकी मुसलमानों से भय है एक तरह से। चाहे वो डिजिटली उनको जो है पकड़ के जो है गाली गलौज और ये सब उनके साथ हो जाए, या फिर उनको डिमीन किया जाए उनके समाज में। तो इस कारण से मुसलमान कभी भी आपको मुसलमान पुरुष कभी भी आपको ऑन कैमरा, अनलेस वो कहीं बाहर रह रहा है या सोशल मीडिया पे उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, कुछ लोग 1-8% वोकली आपको मोदी के सपोर्ट में दिखेंगे। अदरवाइज आपको जो लोग भीतर से भी मोदी को सपोर्ट करता है ना, वो भी डर के मारे बोलता नहीं है। मुसलमान महिलाएं वो तो वैसे भी आप मतलब ग्रामीण महिलाएं जो लाभार्थी वर्ग है इसका, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि, और एक नहीं बहुत सारे ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखे हैं जिन्होंने ये स्वीकारा है कि भाई हमें दिया है, हमें भोजन मिल रहा है, हमारे बच्चों को सुविधाएं मिल रही है, घर में बिजली आ गई, ये सारी चीज़। तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट तो इनको जाएगा। तो पसमानदा तुष्टिकरण ये जो करने चले थे, उसका मुझे लाभ होता बहुत जो है, मतलब चर्चा में उस तरह का नहीं दिखता है। जो पब्लिक प्लेसेज पे या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको कोई भी इस तरह से वोकली नरेंद्र मोदी की वकालत करता नहीं दिखेगा। लेकिन उसके उलट हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि गांव की महिलाएं, खास करके जहां तक ट्विटर की पहुंच नहीं है,
जहाँ तक यूट्यूब या ये सब नहीं पहुँचता है, जो पॉलिटिकली उतनी अधिक मतलब डे टू डे अफेयर जो होता है पॉलिटिक्स से, उससे उतना वास्ता नहीं रखते, उनका अपना घर चलाना है ये सब। तो उनका क्या होता है ना कि अंततः आप रूम में तो अकेले ही होते हैं जहाँ वोट देने जाते हैं, पति अपना जितनी राजनीति कर रहा है और पूरा बता रहा है कि तुम उसी को वोट देना, उसी को देना, ये सब ठीक है। 2019 का आप चुनाव देख लीजिए कि सही बात, बिना महिलाओं के या मुसलमानों के वोट के नरेंद्र मोदी को यूपी के कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे जहाँ पे उनको बिना उनकी मदद के सांसद बनाना जो है असंभव टाइप का था, लेकिन वहाँ से उनके बने हैं। वही मुझे यहाँ पे भी दिखता है कि एक तो ग्रामीण महिलाओं में ये भी होता है कि वो उतने काइयाँ नहीं होते हैं, उनको अगर किसी ने लाभ पहुँचाया है तो दे विल पे देम बैक, जैसे भी कर सकते हैं तो वैसे। तो ये कहीं ना कहीं एक फिर से वो ये इंटेंजिबल टाइप की चीज़ है, कोई आपको ये बताएगा नहीं, ये आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ के लोगों का पैटर्न ऑफ वोटिंग इस तरह से होता है, वो भावनात्मक विषयों पे अधिक वोट देते हैं। उनके लिए टीन की छत वाली घर का पक्का हो जाना बहुत बड़ा विषय है, पुरुष के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो मस्जिद में जाता है, वो मदरसे में जाता है, अन्य जगहों पे बैठता है, वो एक अलग पॉलिटिक्स खेल रहा है जिसमें उसको गजवाए हिंद 1000 साल बाद क्या होगा ये सब दिखता है। महिलाओं के लिए जो है ना कि वो छत टपकेगी और बच्चा रोएगा, उसकी बुभुक्षा जो है वो कैसे मिटेगी, ये सारी चीज़ जो है उसके लिए प्रायोरिटी होती है। और उसको जो भी साध लेता है, मुझे लगता है कि वो उनको डिच नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी मुस्लिम महिलाएं ऐसा कर रही हैं, लेकिन अगर जो पहले 0 था आंकड़ा वो 5% पे भी पहुंचा है तो आई थिंक इट इज गोइंग टू मेक अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। इसी पे मुझे भी कहना है, अभी आपने एक वो वायरल होता हुआ वीडियो देखा होगा जिसमें एक मुस्लिम कह रहा है ना जिसको सांस की बीमारी है, हमें कहा जाता है हम पाकिस्तान भागो, हम यहीं के हैं, हमारे वो जिस्ट पे आया था वो। अभी उसी की रिपोर्टर थी जो मुस्लिम महिलाओं से बात कर रही थी, मैंने अभी भी वो वीडियो ट्वीट भी किया है। उसमें उसने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का इंटरव्यू किया, महिला पत्रकार, वो भी मुस्लिम महिला पत्रकार ने। अब वो कह रही है सारी महिलाएं कि हम बहुत परेशान हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं 40-45 डिग्री की तापमान में अपनी 2 लड़कियों को रिक्शा में सामने बैठा करके और सवारियाँ ढो रही हूँ। और उसने इवन लव मैरिज करी थी एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ में, और वो उसको 3 तलाक देकर भाग गया किसी दूसरी पैसे वाली महिला से निकाह करने के लिए। तो जब उससे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी ये लाए हैं कानून तो क्या होगा, उसने कहा कि ये कानून है इसलिए हमारा कोर्ट में केस चल भी रहा है। फिर अन्य महिलाओं से बात की, सब महिलाओं ने अपने अपने दुख बताए कि किस प्रकार से वो लोग पुराने इस रूढ़ी के चले हुए बहुत परेशान थे और इस कानून के कारण से वो खुश हैं। और वो 100% दिल जान से, आप ये बिजली पानी मकान और राशन की भी बात छोड़ दीजिए, सेंटीमेंट्स की बात है भाई, उसको लेकर के भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि नहीं हम इस बार मोदी को ही वोट करेंगे। तो ये सही बात है कि एक महिला की जो परेशानियां होती हैं वो अलग होती है भाई। इसमें अब 2 चीज़ें ऐड करता हूं मैं। एक तो ये कि जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो अलग है, ठीक है। अब जो विधानसभा के चुनाव है वहाँ पे आप देखोगे कि पशमंदा वोट जो है वो, या मुस्लिम वोट जो है, पशमंदा क्यों ही कहें, मुस्लिम वोट जो है वो आपको 1.5% 2% से ज़्यादा नहीं दिखाई देता, ठीक है। लेकिन विधानसभा चुनावों में कन्वर्ट होता हुआ, स्टेट्स के इलेक्शंस में वो कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन जब लोकसभा चुनावों की बात आती है तो लोकसभा चुनावों में आप देखते हो कि कई, जैसे अभी अजीत भाई ने भी बोला, कई सीट्स ऐसी दिखती हैं जिसपे मुस्लिम वोट अगर ना पड़े तो आप आ ही नहीं सकते, उन सीटों पे भी भाजपा आ जाती है, तो वो मुस्लिम वोट वहाँ से पड़ता हुआ दिखाई देता है। दूसरी बात, अभी पलकी शर्मा ने भी आई थिंक एक बात कही थी कि जो व्यूअरशिप है, टीवी की जो व्यूअरशिप है वो प्रीडोमिनेंटली मेल है। 80% तक जो लोग हैं वो मेल देखते हैं न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स को। और आप लोग अगर अपने अपने चैनल्स का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे 10% से ज़्यादा महिलाएं व्यूअर्स नहीं होंगी, 10% रहेंगे। अब अजीत भाई थोड़े हैंडसम ज़्यादा है तो उनकी 15% होंगी, हमारी 8-10%। अरे आपकी तो हमसे भी कम है। फिर मैं हैंडसम ज़्यादा हूँ, मेरी 15% है। आप सबसे हैंडसम हो। क्या आपकी कितनी है? 10 1 12 12-15 के करीब। मैं एक बार कंफर्म कर ही लेता हूँ।
अजीत भाई के दिल पे लगी है बात। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी। तो वही 8-10% लड़कियां अगर आप देखोगे तो महिलाएं जो है वो हम लोगों के चैनल्स को भी देखती हैं। और पलकी शर्मा ने ये ऑन एयर बोला था। 12.3। हाँ चलो हम आसपास है। ठीक है, ये हैंडसम, मोस्ट हैंडसम सलमान खान यही हो रहा आदमी। सफेद बाल। बहनों अगले मनीष सिसोदिया यही है। हाँ जी जी। तो महिलाएं जो है वो न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, इसका आंकलन बेसिकली ये है। ठीक है, अब न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उनको वो मुद्दे उस तरीके से नहीं पता होंगे जिस तरीके से मर्दों को पता चलते हैं, मेल को पता चलते हैं। ठीक है, उसके लिए मुद्दा इवेंचुअली क्या रहता है कि छत नहीं टपक रही है, मेरे को छत मिल गई है, मेरे को गैस मिल गई है, मेरे को टॉयलेट की सुविधा मिल गई। इस तरीके की सुविधाएं अगर मिल गई हैं, अमूलचूल परिवर्तन आया है इन सब चीज़ों में, तो मैं इसके आधार पे वोट दे दूंगी। चाहे मेरा पति कुछ भी बोल रहा हो, उसको तो मेरे को यही बोलना है कि मैंने वहां जाके फूल छाप दो या कांग्रेस को दे दो, किसी को भी दे दो। वो बोलना उसने यही है कि मैंने तो इसको दिया जिसको तूने बोला था। अब किसी को क्या पता कि किसने कहाँ क्या दिया है। बेसिकली सलमा सलीम से झूठ बोल रही है। हाँ, सलमा सलीम से झूठ बोल रही है। तो ये बेसिकली हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में इस तरीके का ट्रेंड आपको देखने को मिले, विधानसभा में ये ट्रेंड आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि सलीम भले ही ट्वीट पे ये लिखे कि टॉयलेट बनाने वाले क्या जाने लाल किला ताजमहल, लेकिन सलमा को तो एक्चुअली पता है कि वो जो टॉयलेट घर में बना है उसकी क्या महत्व है, उसका क्या महत्व है। बिकॉज वो हमने देखो, मैं तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से हूँ, मैंने देखी है ये सब चीज़ें। महिलाओं को निकल के ऐसे जाना पड़ता है, और मुस्लिम महिलाएं मैक्सिमम होती हैं उन सब चीज़ों में। कितने रेप होते थे। हाँ, मैं तो पंजाब केसरी पढ़ कर बड़ा हुआ हूँ। मैं सोचता था, उनका शौच के लिए जाती हुई महिला के साथ कोई ऐसी घटना कैसे घट सकती है। साला शौच के लिए जाती महिलाओं को नहीं, इतनी खबरें होती थी पंजाब केसरी में, दैनिक जागरण में इतनी खबरें होती थी ऐसी। तो ये सारी घटनाएं यदि कम होती हैं तो महिलाओं पर, महिलाएं मुद्दों पे वोट कर रही हैं। और उसी जिस्ट पे मैंने एक और इंटरव्यू देख रहा था, उसने मुस्लिम से पूछा, भाई क्या है ना कि अगर सलीम सलमा को बोल रहा है कि गजवाए हिंद होगा, उसके लिए वोट करना है, तो वो कहेगा साले अपने भीतर घुसा ले गजवाए हिंद। मैं क्या करूं? नहीं, उसको यार महिला, मैं वही कह रहा हूँ ना, महिला को पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको गजवाए हिंद में भी उतना इंटरेस्ट नहीं। उसमें उसको 72 हुरों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ जी, उसको जाना ही नहीं है उधर। और वो पुरुष से पूछा गया है, तो मुस्लिम पुरुष से पूछा गया कि भाई तुम इलेक्शन में किसको वोट दोगे, तो उसने कहा कि हम तो सिर्फ अल्लाह को वोट देते हैं। तो रिपोर्टर ने पूछा कि उसका चुनाव कब होता है, बोला मरने के बाद। तो बोला अब क्या करेगा तू, बोला अल्लाह को वोट देंगे। उन्होंने कहा अल्लाह को वोट देंगे। भाई वो माथा पकड़ के बैठ गया। तो वो सलीम की यही सोच है, बस सलमा मुद्दों पे बात करती है। जी, मैं ये बोल रहा था कि मुस्लिम महिलाएं मुद्दों पे नहीं, मतलब मुद्दा तो जो हम लोग पॉलिटिकल चर्चा करते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें मुद्दे हैं। मुस्लिम महिलाएं जो है स्वार्थ के लिए वोट कर रही हैं, एक तरह सारी महिलाएं जो भी, क्योंकि जितना भी प्रत्यक्ष लाभ पहुंच रहा है वो केवल और केवल उनके जीवन के उत्थान के लिए है, और उन्हीं से जुड़े हुए उनके बच्चे हैं। उसको पता है उसका पति क्या करता है दिन भर, लेकिन उसको ये भी दिखता है कि भाई हमको इसके तरफ पत्थरबाज या उस तरह से हमको नहीं बनाना है। शौच की शर्मिंदगी जो होती है, जो अपमान आपको झेलना पड़ता है, और अपराध तो उसका एक अलग एस्पेक्ट है ही, उससे मुक्ति पाना ये पुरुष कभी समझ ही नहीं सकता। सही बात। पुरुष के समझ के दायरे से ये बाहर की चीज है। पुरुष ये समझ सकता है कि हाँ बच्चों के लिए लाइट लग गया, बिजली आ गई, ये समझ सकता है, लेकिन शौच वाला विषय जो बहुत ही पर्सनल है, घर का भी विषय बहुत पर्सनल है। इवन खाना बनाना, कहीं पे भी जाके सो लेगा, वो दालान पे जाकर के सो लेता है, वो पेड़ के नीचे जाकर के सो लेगा, लेकिन एक महिला को एक सुरक्षित घर चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटली, और खास करके ऐसे समुदायों और समाजों में जहाँ पे यौन अपराध बकरियों के साथ तक होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि महिलाओं की क्या स्थिति है। वैसे में यदि आप सुरक्षित घर में नहीं हैं, तो फिर आपके लिए जो है समस्या हर तरफ से आपको घेरने के लिए, काटने के लिए दांत और मुंह बाएं जो है वो खड़ी होती है। इसी कारण से महिलाएं जो है केवल और केवल अपने जीवन और अपने बच्चों के भविष्य के कारण, मुझे लगता है कि कुछ मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी को वोट देती हैं। चीटी को छोड़कर तो कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने।
आप तो बकरी की बात कर रहे, चींटी बची है बस। अरे यार क्या करें भाई। अच्छा चलो, तो आप डिमोनेटाइज करवा दो, सारे वीडियोज आपके कारण डिमोनेटाइज होते हैं। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा चींटी बची है बस, इसमें क्या डिमोनेटाइज करेगा बस। हाँ जी, हमारे चैनल पे डिमोनेटाइज हो रहा है तो हम आपका भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी। तो चलो अब मेरे ख्याल से इस विषय से आगे बढ़ते हैं और स्वाति मालीवाल के विषय पे आ जाते हैं। तो स्वाति मालीवाल जी ने स्मूथली नहीं जोड़ा गया ये। स्मूथली नहीं जोड़े। वैसे जैसे एक पत्रकार जोड़ता अभी है। अभी चलिए, महिलाओं के बारे में बात हो रही थी, तो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, और महिला का उत्पीड़न जो हुआ वो शीश महल में हुआ। जोड़ दिया है भाई साहब, जोड़ दिया है। महिला का उत्पीड़न हुआ वो भी शीश महल में, एक सीएम के सामने बैठ के उत्पीड़न किया जा रहा है महिला का। और उसके ऊपर जर्मनी से आया हुआ एक जो भी जर्मन कुतिया एक इंसान आके वीडियो भी बना दे रहा है कि नहीं गलती तो स्वाति मालीवाल की ही थी। अच्छा, बना दिया उसने? हाँ, उसने वीडियो बना दिया कि गलती तो स्वाति मालीवाल, वो क्लीन चिट दे चुका है आम आदमी पार्टी को। तो एक महिला का इस तरीके से अगर उत्पीड़न होता है, वो भी सीएम आवास में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अजीत भाई आपसे शुरू करते हैं। मैंने कल देखा इंडिया टीवी पे अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू, और इंडिया टीवी पे, हाँ, और उसमें जिस तरह से उस महिला ने लगभग 2 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड का इंटरेक्शन है इसी विषय पे, उसने पूछा 13 मई को क्या हुआ। अब उस पे वो इतना इवेसिव था, वो बोला कि अब 2 पक्ष आ गए हैं, ये भी पक्ष है कि विभव को न्याय मिलना चाहिए, ये है कि स्वाति को न्याय मिलना चाहिए, अब कोर्ट ये तय करेगी। और फिर बोला उसने कि संजय सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि यह आपके संज्ञान में था। बोला नहीं अब दूसरा भी पक्ष आ गया है, पुलिस जो है जांच कर रही है। ये सारा कुछ करके वो इवेट करता रहा। फिर उसने पिन पॉइंट करके कहा कि आप इस पे अगर मान लें कि वैसा हुआ है, आपके घर पे हुआ, तो आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं वो तो कोर्ट में मामला है, वो तो कोर्ट तय करेगी, कोर्ट में जो मामला है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अब ये आदमी जिस मामले में जिन शर्तों पे अंतरिम जमानत लेके बाहर घूम रहा है, उस शर्त के विपरीत हर दिन बोल रहा है शराब घोटाले के ऊपर। वो मामला क्या सब जुडिसी नहीं है? वो है, बिल्कुल है, लेकिन ये बोले जा रहा है। वो मैंने लिखा भी ट्वीट में कि हो सकता है शराब घोटाले का मामला खैनी की दुकान पे चल रहा हो अजीत अंजुम जी के, तो उस कारण से ये उस पे जो है धड़ल्ले से कुछ भी बोले जा रहा है और इस पे नहीं बोल रहा है। स्वाति मालीवाल वाला एक और इंटरव्यू आया पॉडकास्ट स्मिता जी के साथ, उसमें उसने बोला कि अगर उनको राज्यसभा चाहिए थी तो मुझसे प्यार से मांगते, मैं तो जान दे देती उनके लिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि राज्यसभा सीट के लिए ये मामला था, तो उसने भी उस तरह से हिंट दिया है कि राज्यसभा वाला ही मामला था। ऑल दैट सेड, स्वाति मालीवाल भी वो यार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, तुम्हारे पास फोन पे तो डिटेल्स होंगे कि तुमसे किसने किस बात पे चर्चा की है। और पूरा आम आदमी पार्टी जो है उसके बारे में शाजिया इल्मी ने बताया, ये ब्लैकमेलरों की पार्टी है, हर व्यक्ति के पास दूसरे का डोजियर है, सब एक दूसरे के कॉल रिकॉर्ड करते हैं। तो वो तुम आओ ना, यू कम फोर्थ एंड स्पीक द ट्रूथ की भाई विभव ने आप जो कह रही हैं कि आपको बोला कि तू हमें ना कैसे कर सकती है, और फिर अपशब्द आपको बोले गए, हिंदी में भद्दी भद्दी गालियां दी गई, तो आप बताओ कि वो क्या था, किस बात पे डिसएग्रीमेंट थी, ये वो क्यों नहीं बता रही है। अब आतिशी मार लेना आ जाए, सौरभ आ जाए, ये सब जो है वो पैबंद लगा रहे हैं और इसके इतर कुछ भी नहीं है। इनकी कल्पेबिलिटी इसी से साबित हो जाती है कि सीसीटीवी पे उसके आने और जाने के फुटेज हैं, और जब तक वो वहाँ पे थी ना उस सीसीटीवी में है, वहाँ पे तो बोलते हैं ड्राइंग रूम में है ही नहीं कुछ, बल्कि बगल में भी जो डाइनिंग रूम का दिया जिससे हो सकता है ऑडियो कैच हो जाता, कुछ होता, वो भी ब्लैंक दिया है। विभव ने फ़ोन फॉर्मेट मार दिया, वो भी मुंबई जा कर के मारा है फॉर्मेट। ये सारी चीज़ें बताती है कि अगर स्वाति मालीवाल को मान ले एग्जैजरेट कर रही है, हो सकता है कर रही हो, वो नेता है, आम आदमी पार्टी की है, तो उसका बनता है, वो उसकी प्रकृति में है एग्जैजरेशन। लेकिन कुछ तो हुआ होगा, उसका 10%, एक थप्पड़ तो मारा होगा, 8 नहीं मारा। पैर पकड़ के बोले घसीटा है, मुक्का मारा होगा, पेट में एक बार लात मारा होगा, ये सारा कुछ तो हुआ होगा। तो इस पे जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में 5-7 दिन और देख लीजिए, अभी आज चुनाव हो जाएगा, इसके बाद कुछ ना कुछ मुझे कांड होता हुआ दिखता है। इस पे स्वाति मालीवाल भी और हो सकता है कुछ बोलेगी,
अब बात अगर राज्यसभा वाली होगी और 1 तारीख को इसको 2 को वापस जेल में जाना है, तो यही वो विंडो है जहाँ पे ये सारा गेम होगा आम आदमी पार्टी के। ये चुनाव तक प्रतीक्षा कर रहे थे, पंजाब के चुनाव से इनको बहुत कुछ लेना देना है नहीं। उधर जो होना है पंजाब की यूनिट जो है संभालेगी, दिल्ली की पॉलिटिक्स का उतना असर वहाँ पे होता हुआ नहीं दिखेगा। वहाँ के अलग ही विषय है, वहाँ अलग मुद्दे हैं। कांग्रेस वहाँ पे इनको गाली गलौज कर रही है, चोर बोल रही है और ये सब कर रही है। तो मालीवाल का विषय जो है केजरीवाल के लिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है केजरीवाल की परेशानी अगले 1-1.5 महीने में दिल्ली यूनिट बचाने में और फिर 6 महीने मुझे लगता है कि पंजाब की यूनिट बचाने में इसके साथ ये होने वाला है। तो ये मेरा आकलन है ये मालीवाल वाले पूरे इशू को लेकर के। इसमें एक मुद्दा ये आया था ना, महिला उत्पीड़न। ये जो स्वाति मालीवाल थी वो पहले विमेन कमीशन ऑफ दिल्ली की अध्यक्ष थी, और इनके कई मुद्दे ऐसे आए जिसमें ये पुरुषों को बिना कारण अकारण ही उन्हें फंसाती हुई दिखती थी कि कभी वो रात में मेरे को छेड़ा, ये हुआ वो हुआ वहाँ पे, जबकि ऐसा कुछ पूरी फुटेज में देखा तो नहीं हुआ था, सारी चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे उनकी दिखती हैं। अब उनके ऊपर उतना विश्वास लोगों को वैसे ही नहीं रहा कि यार ये तो इसका रोज का है, ये पहले भी करती थी, क्या अभी भी ये इसी तरीके से केजरीवाल को तो नहीं फंसा रही है? तो क्या वो एंगल भी हो सकता है? क्योंकि वो एंगल आम आदमी पार्टी से वही एंगल है। वही कहा ना कि वो नेचर में है आम आदमी पार्टी के कि हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजिक। अरे बात ये है कि जो मालीवाल है ये भी ढंग से बता नहीं रही है कि कारण क्या था, गई क्यों थी, क्या चीज़ मांगी जा रही थी, क्यों उसको पीटा गया, वो उससे कहा ही नहीं गया है। वो अगर वहाँ पर आकर के स्पष्ट कर देती तो कम से कम कुछ बातें सामने आ जाती। और जो आपने कहा उससे पहले भी एक और था। पहले उसने कहा था कि मेरी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, मेरे पिता फौज में थे। पिता की डेथ के बाद में वही महिला स्वयं कह रही है कि मेरे पिता ने मेरे साथ में कुछ गलत भी किया और मेरा सिर पकड़ के दीवार में मार देते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही बुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मालीवाल तो बहुत गंदी है, उन्होंने तो अपने बाप को नहीं छोड़ा तो अपने मेंटोर को क्या छोड़ेगी, केजरीवाल को क्या छोड़ेगी। अच्छा वो अभी तक सही थी, फिर निकाल देते उसी टाइम जिस टाइम उसने वो बयान दिया था। तो विश्वास तो किसी पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लंका में सारे 52 गज के हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ कि बोला लंका में सारे 52 गज के हैं भाई, किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता। तो ना तो स्वाति मालीवाल के ही तरफ से कुछ खुल करके सामने आ रहा है, नहीं तो वो खुलकर कहीं भी एडमिट कर लेना उस चीज को कि भाई ये चीज थी। स्पष्ट चल रही है, नेगोशिएशंस चल रही हैं दोनों तरफ से, और इसी कारण से 3 दिन तक वो पहुंची भी नहीं। शुरुआत के 3 दिन वो गई भी नहीं, क्योंकि वो ये नेगोशिएशन वाली बात है, पता लग गया था। दूसरी बड़ी बात कि देखो ये तो आम आदमी पार्टी का ये इतिहास अभी हम पिछले 1 महीने में देख रहे हैं कि पहले 70 से ज़्यादा फोन डिस्ट्रॉय किए गए, लैपटॉप सारे डिस्ट्रॉय किए गए, 172 फोन डिस्ट्रॉय किए गए थे, लैपटॉप डिस्ट्रॉय किए गए, जितने गैजेट्स थे वो डिस्ट्रॉय किए गए। फिर इसने अपना पासवर्ड नहीं दिया और कहा मैं भूल गया हूं। एप्पल ने उसका पासवर्ड नहीं दिया। ये व्यक्ति जो अपने शराब वाले मामले में इस तरीके से चीजें कर रहा है, खुद फंस गया। कोर्ट ने भी मान लिया इस बात को कि भाई अब दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी की पूरी काली है। अब इस मामले में आ जाओ आप, सीसीटीवी सारे फॉर्मेट करे गए, विभव कुमार के फोन फॉर्मेट किए गए, साथ ही साथ जितने भी उस टाइम के जो भी चीजें थी, जो एविडेंस और प्रूफ थे, सब नष्ट किए गए। फिर वो व्यक्ति भागता है और बाद में कहां से गिरफ्तार होता है? केजरीवाल के घर से ही गिरफ्तार हुआ है। केजरीवाल ने कहा, उससे पहले संजय सिंह ने कहा हाँ कुछ हुआ है और हम इसको अभी साइड करते हैं, ये पकड़ा जाएगा तो उसके बाद में जो भी होगी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन वो केजरीवाल के साथ घूमता रहा। इवन केजरीवाल ने उसको सुरक्षा प्रदान की। उसकी जो गाड़ी थी उसके आसपास में आपने देखा होगा बॉडीगार्ड्स वगैरह सब खड़े कर रखे थे ताकि विभव को कोई भी परेशानी ना हो। और यहां तक भी वो है कि अभी तो ये बात सामने आ रही है कि जब वो पिटाई हुई थी वो घर के अंदर ही था, केजरीवाल घर के अंदर ही था, उसने तब कुछ नहीं किया। और अब नौटंकी देख लो आप उसकी कि जब माँ बाप को, मुद्दे पे कुछ नहीं बोलूंगा, हाँ माँ बाप को देखो घसीट लाया और 4 कैमरा लगा करके भाई, और वो भी पुलिस आ सकती थी घर के अंदर, उस साला आंगन तक लाया, शूट किया और उसके बाद कुछ नहीं दिखाया, बस वो लेके आ रहा है। भाई ये सारी चीजें जो है ना, वो हो सकता है कि जो बहुत जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम हो जी, यार बाप वो केजरीवाल के ही है ना तो फिर नहीं, वो खुद भी केजरीवाल ही है। नौटंकी पुत्र जो उत्पन्न हुआ है वो उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। तो ही वॉज वेरी नाइसली कोऑपरेटिंग कि हाँ बेटा ये करो, ये करो, तुम मेरी जो है मतलब
लेगेसी को आगे ले जाओ। वो इस एज में कम नहीं है भाई। ठीक है, इतनी 47 डिग्री गर्मी में वो जिस तरह से अपने बाप को निकाल करके ले गया, और दिल्ली पुलिस ने बोला कि भाई हमने बुलाया कब इसको, तू खुद लेके क्यों चल के जा रहा है, हमें जब करना होगा हम आकर के कर लेंगे, हमने तो कोई ऐसा समन्स या नोटिस कुछ भेजा ही नहीं कि हमें इनसे पूछताछ करनी है, तो तू प्रोएक्टिवली जो है अपने बाप को इतना धूप में क्यों घसीट रहा है। तो वही है, 25 तारीख से पहले इनका पूरा जो भी ये कर सकते वो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। बाप को तो आप देखोगे ना, जिस टाइम पे जेल हुई उस टाइम देखा वो बाहर घूम घूम के लोगों को कह रहा है कि नहीं मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, अकेला था, उसका बाप की बात कर रहा हूं मैं, सब लोगों को वो वीडियो भी वायरल हुआ था। और अब देखो, अब वो बेटा हाथ पकड़ के चल रहा है जैसे कि ये व्यक्ति से चला ही नहीं जा रहा है। तो भाई ये पूरा का पूरा जो खानदान है ना, वो मतलब एक नंबर नौटंकीबाज हो चुका है। तो ये गलत तरीके हैं जनता को गुमराह। मैं वही कह रहा था कि उसकी जो फॉलोअर्स है जिनका आईक्यू लेवल कम है वो विश्वास कर सकते हैं, बाकी और लोग नहीं विश्वास करेंगे। मनीष सिसोदिया को कैसे ही लोग जो है त्याग दिए, ये किसी ने देखा कि नहीं? केजरीवाल जब से बाहर आया उसके बाद मनीष सिसोदिया पर उसने एक बात नहीं बोली, और कल इंडिया टीवी वाले इंटरव्यू में या किसी और पे उससे पूछा गया कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो, तो बोला कि मैं इस्तीफा अगर दे दूंगा तब तो ये तो परिपाटी बन जाएगी कि मोदी किसी भी सीएम से इस्तीफा दिलवा देता है और उसके बाद फिर ममता बनर्जी से दिलवा देगा, स्टालिन से दिलवा देगा, और ये सब वो कर रहा है। एक तो उसने ये बात झूठ बोली, क्योंकि इसी देश में लालू प्रसाद ने भी इस्तीफा दिया, राबड़ी बनी चीफ मिनिस्टर। हेमंत सोरेन जो सेम तरह के केस में फंसा है, ईडी का ही उस पर चार्ज लगा, उसीलिए जेल में गया, तो वो भी 31 जनवरी को भी त्यागपत्र दे के गया है। तो ये बात भी उसने जो है प्रपंची बोला। अब फिर उससे बोला गया कि आपने मनीष सिसोदिया से तो ले लिया इस्तीफा, बोलता है नहीं, मनीष तो पहले से कह के गए थे अगर मैं जेल जाऊंगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। तो भाई तुम्हारे भी 25 जगह पे ये बात बोली हुई है तुमने कि यदि किसी नेता के ऊपर आरोप भी लगता है तो इन द मतलब ये मोरालिटी उसको जो है दे देना चाहिए, नैतिकता के कारण उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो सिसोदिया से लिवा लिया, 1 साल तक सत्येंद्र जैन चल रहा था, उससे नहीं लिया था, उससे भी सिसोदिया से लेने के बाद ले लिया, तो तुम भी दे देते। तो ये अपनी एक भी बात मोरालिटी हो तो देगा ना यार वो। मैं यह बहुत ही मुझे लगता है कि उत्तरदायित्व के साथ बोल रहा हूं कि सिसोदिया विल बी द फाइनल नेल इन हिज कॉफिन। वही कुछ बोलेगा क्योंकि उसके भी बच्चे हैं, सरकारी गवाह बन के वो जो है उसको लग जाएगा कि भाई हम बच सकते हैं, तो वो उसके साथ कांड करेगा। और केजरीवाल इतना गिरा हुआ है कि वो बाहर में जरूर कुछ सेटिंग फिट कर रहा होगा इसको, मतलब एक तरह से पॉलिटिकली इसको समाप्त करने के लिए। जैसे ही आप कह रहे हैं ना सिसोदिया गवाह बनने की बात आएगी, उसी टाइम पे सिसोदिया के पास एक फोटो पहुंचेगा और सिसोदिया फिर कहेगा नहीं मैं ये गवाही नहीं दूंगा। भाई केजरीवाल बहुत पहुंची हुई चीज है। क्या आप क्या कह रहे हो? केजरीवाल और सिसोदिया दोनों एक साथ कुछ ऐसा कह रहे हो? नहीं नहीं भाई तुम कहाँ वो सिर्फ केजरीवाल करण जौहर में चले मनीष गए। भाई आप जेल में चले जाओ, हम संभाल लेंगे परिवार आपका। वो इसलिए बस वो कह दिया उसने। मैं कह रहा हूँ कि सिसोदिया अगर ये कहेगा ना मन से कि भाई हाँ मुझे सरकारी गवाह बनना है, और वो जा रहा होगा, तो फिल्म में नहीं आता एकदम कि तुम्हारे पास खाना तुम उठाते हो, चावल के पीछे से एक फोटो निकलता है और फिर एकदम म्यूजिक बजता है और वो कहेगा नहीं सस्पेंस वाला नहीं मैं अब गवाही नहीं दूंगा। भाई साहब पिछली बार भी कहा था, अब ये आप ढाई मोर्चा वाई मोर्चा छोड़ो, कोई सस्पेंस नॉवल लिखो, बहुत चलेगा भाई साहब। पिछली बार भी हमने बोला था आपकी ऐसी अद्भुत शैली है ना, आप बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना रोमांचक विशेषांक। आपने पढ़ी? हाँ पढ़ ली मैंने, पूरी पढ़ ली। तो है लगी रोमांचक? हाँ बहुत रोमांचक भाई साहब। उसमें जो गिरगिट की कहानी है ना, मजा ही आ गया गिरगिट की कहानी पढ़ के। गिरगिट वाली और आरफा वाली कहानी नहीं पढ़ी? आरफा वाली पढ़ ली, मस्त लगी बहुत। अरे भाई साहब प्रेम उमड़ के निकल रहा ऐसे। लेकिन वो पढ़ी वो न्याय की देवी का श्राप? भाई साहब बुक ले लेना, इसी के लिए सब कुछ हो रहा है। एक पॉडकास्ट काट लेना चाहे यार, एक पॉडकास्ट हम फिर से करेंगे। बात नहीं करी ना हमने बोट जी, तो हम जो है इसके बारे में भी बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में। बाकी आगे चलते हैं इसमें।
हम किस तो बारे में स्वाति बात कर मालीवाल रहे पे तेरा आंकलन रह गया। आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्वाति मालीवाल पे मेरा ये स्टैंड है कि जो सांप है वो मगरमच्छ के मुंह में घुस गया। हाँ, ये मुझे लग रहा है। और अंदर सांप जो है मगरमच्छ को खा रहा है, पर मगरमच्छ जो है वो अपना अभी वो गाय वाली जुगाली करने के मूड में है। मेरा स्टैंड इस पे ये था, सांप और मगरमच्छ से मेरे को याद आया, सांप और मगरमच्छ नहीं है, ये अजगर और कोबरा है। अजगर और कोबरा क्या है कि कोबरा ने अजगर को डस लिया है और अजगर ने कोबरा को लपेट लिया है, ठीक है। अब कोबरा के डसने से अजगर मर रहा है और अजगर के लपेटने से कोबरा मर रहा है। हाँ, तो एक्चुअली में हमें देखना ये पड़ेगा कि जो स्वाति मालीवाल है ना, ये कोई ऐसी बंदी नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी रही है। आलू बोलती थी ये केजरीवाल को। जब तक रहेगा समोसे में आलू। ये कंफर्म नहीं है। ये बहुत पुराने आर्टिकल्स थे इस तरीके के, 2016-17 में अरविंद इस तरीके के केजरीवाल को आर्टिकल थे। आलू बोला जाता था, इतना पक्का है। पर स्वाति मालीवाल बोलती थी, प्यार से बोलती होगी वो यार। इशारे में कही गई थी बात कि कोई बोलती है, पर स्वाति मालीवाल, उसमें लोगों ने अंदाजे लगा लिए थे स्वाति मालीवाल, बट वो कंफर्म न्यूज़ नहीं थी। तो अब इसमें क्या है कि जितना करीबी ये व्यक्ति है ना मनीष सिसोदिया, उतनी ही करीब ऑलमोस्ट ये भी है स्वाति मालीवाल, और काफ़ी करीब ये भी है विभव कुमार। तो इसको अगर इसको समझोगे ना तो आपको इसके परिवर्तन वाले डेज में जाना पड़ेगा। और ये लड़की कितनी यंग है, ये स्वाति मालीवाल लगभग 40 के करीब इसकी उम्र है। ये आज राज्यसभा की सांसद बन गई है, हवा में नहीं बन गई। ऐसा इसका काम बता दीजिए मुझे क्या है। क्या इसने जमीन में कोई सलाह, क्या कोई फिल्मी सितारी है, क्या ये सितार बजाती है, आलू बो का सोना बना दिया इसको। क्या बहुत बड़ी कवित्री है, राष्ट्र कवि है, कुछ नहीं है ना ऐसा जीवन में कोई अचीवमेंट की हो जिसके कारण इसे राज्यसभा में पहुंचा दिया जाए। 40 कवियों को तो ये निकाल देते हैं। 40 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र में ये राज्यसभा सांसद ऐसे ही नहीं बन गई है। उसका कारण है कि 1984 का आई थिंक इसका बर्थ है, 1984 का। और इसकी एजुकेशन, जैसे अभी ये आप बता रहे थे ना कि इसका बताया तो ये जाता है कि सिंगल मदर जो है उसने इसका पालन पोषण किया है। बाप इसका आर्मी में था और बताया ये बोलते यही है कि भाई थोड़ा अब्यूज चाइल्डहुड था, जो भी था। इसकी एजुकेशन जो है वो इंजीनियरिंग थी, बट 2006 में इसकी इंजीनियरिंग पूरी हुई है। पर इस लड़की ने अपना कॉरपोरेट कैरियर छोड़कर एक एनजीओ ज्वाइन कर ली। वो एनजीओ थी परिवर्तन, जिसका फाउंडर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं। परिवर्तन इसने ज्वाइन किया 2006 में। 2006 से 2010 तक आप दुनिया भर के फोटोज देखोगे, अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल एक साथ घूमते हैं। इवन 2006 से 2010 तक इसका मोटा मोटा काम ये होता था कि दिल्ली के स्लम्स जो होते थे उनमें ये घूमती थी। अब दिखाया ऐसे ही जाता है कि भाई ये एनजीओज जो होते हैं ना वो बहुत भारी काम करते हैं, पर पर्दे के पीछे ये एनजीओज क्या करते हैं, और जो खासकर मैग्सेसे अवार्ड विनर्स जो होते हैं उनके एनजीओज क्या करते हैं, वो तो एक आई थिंक अलग पॉडकास्ट का विषय हो जाएगा, है ना। तो उस पर हम कभी और बात कर लेंगे। पर स्वाति मालीवाल ने 2006 से 2010 तक इनके साथ काम किया है परिवर्तन में। और ऐसा भी बताया जाता है कि स्वाति मालीवाल दिल्ली के स्लम्स में रही है उस समय, कि मुझे थोड़ा लोगों की जीवन के बारे में पता चले। अब देखो 2011 आ जाता है। 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ है। अन्ना आंदोलन में लगभग 20 लोगों की एक कोर कमेटी बनी थी। उस कमेटी में ये लड़की है। क्या उम्र थी? 21 करीब 25 साल की, 25-27 साल की उम्र होगी मोटी मोटी। इतनी उम्र में ये कोर कमेटी में थी, जिसमें प्रशांत भूषण था, जिसमें मीठा था, मीठा आलू, योगेंद्र यादव, जिसमें और एक वो भी तो था जो जिसने आर्य समाज का नाम बहुत बदनाम किया, अग्निवेश। सेकंड में बता देते हैं कौन है। तो वो आदमी, वो एकदम मार्क्सवादी आदमी, ठीक है। ऐसे लोग उसमें थे जो कि नॉन फेस थे, उसमें ये थी। अरे अश्विनी उपाध्याय भी थे उसमें, मतलब विचारधारा तो देखो, एक आरएसएस एक वहां। तो अब देखो इसके बाद मतलब कोर कमेटी में थी। प्रथम जो सरकार बनी है अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद ये आई थिंक ये चीज़ जो है ना हाईलाइटेड है नहीं, ये रेखांकित नहीं की गई है कभी। स्वाति मालीवाल पर्सनल एडवाइजर टू अरविंद केजरीवाल थी।
पहली सरकार में। और उसके बाद ये जो इसकी ये चलती थी ना जनता अदालत, और ये लोगों को बुला लेता था, सड़क पे अदालत लगाता था, ये आइडिया किसका था? ये इनका आइडिया था, स्वाति जी का आइडिया था। इसके बाद 2015 में इसको DCW का अध्यक्ष बना दिया है। DCW का ये 10 साल इसने जो भी वहाँ कुछ किया है, बताते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख केस किए हैं क्या, उसमें भी अच्छा, जब इसका ये DCW इसको अध्यक्ष बनाया गया है तो उस समय भी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे कि इसने अपनी चचेरी बहन को बना दिया है। इसने ट्वीट करके इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं, मेरी बहन नहीं है। उसको मेरी बहन मत बोलो, ये बोल। दिल से बुरा लगता है यार। हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, पर उसने ये कहा कि नहीं मेरी बहन यार मत बुरा लगा है तभी तो ट्वीट किया है। नहीं, वो तेरी बहन नहीं, वो भाई भतीजा बात दिल से बुरा लगता है, हाथ से बुरा नहीं लगता। उन्होंने भाई लग सकता है हाथ से भी। अच्छा, लगा है ना उन्होंने स्मेल के अंदर। उन्होंने भाई भतीजावाद का विरोध किया। पर आप ये देखो ना कि एक बंदी जो है वो इतनी यंग एज में पर्सनल एडवाइजर बन गई, DCW की अध्यक्ष बन गई, और उसके बाद फर्स्ट चॉइस, मतलब ये राज्यसभा की जैसे ही सीट उसमें क्या कहते हैं उसे, आवेदन निकले, जैसे ही वहां पर जॉब्स निकली राज्यसभा वाली, तो प्रथम चॉइस दिया गया इसको, स्वाति मालीवाल को। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, कितनी करीबी रही होगी उससे समझ में आ जाता है। मुझे तो आज तक एक बात समझ नहीं आई यार, इनके 10 राज्यसभा सांसद कैसे बन गए? जबकि वो सीट बना दिए सुनीता केजरीवाल जी को भी दी जा सकती थी। हाँ बिल्कुल दी जा सकती, लेकिन स्वाति मालीवाल में टैलेंट इतना अधिक था कि वो मजबूर हो, विवश हो गए केजरीवाल जी की नहीं स्वाति को देंगे, स्वाति। एंड में ये राज्यसभा वाला ही मामला लगता है कि अभी स्वाति मालीवाल गई है वहां पर बात करने के लिए कि भाई, और बट इसको बोला गया है कि आप इसको छोड़ दो, हम आपको कुछ, इसको बोलना चाहिए था हम आपको कुछ और, मोदी जी यही तो बोलते हैं, हम आपको कुछ और दे देंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हम आपको कुछ और बेटर देंगे, थोड़ा टाइम इंतजार करो, ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जो है ये सीधा ऑन द फेस है। हाँ, ये ऑन द फेस है, तेरे को मैं देख लूंगा, जैसे मैंने इसको मनीष सिसोदिया को देखा है। तो ऐसा वो कर देते हैं। अब स्वाति मालीवाल अजगर, सही बात है, वही अजगर और कोबरा वाली लड़ाई है पूरी। हाँ, तो उसने ये देखिए, ये सारी जो भी बातें हैं ना, इस पर हमारे ऊपर केस नहीं होना चाहिए। हमारा ये जो है ये सांकेतिक होता है, इसको अर्थ में समझिएगा, हमारे संकेत हैं ये। तो इन्हें भी पता लग गया। इनको भी कौशिक नहीं बनना भाई साहब, सीधी बात है, हम भरद्वाज रहेंगे, कौशिक नहीं बनेंगे हम। तो देखिए ये सारी बातें सांकेतिक होती हैं। बाकी मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये सारा मामला वहीं लगता है राज्यसभा सीट का। अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में मेरे 2 प्रश्न आते हैं इसी मुद्दे के ऊपर। एक प्रश्न ये कि विभव कुमार के ऊपर जो ये आरोप है मार पिटाई वाले, ये कोई नए नहीं है, ये पहले भी ऐसा हो चुका है। अच्छा, और केजरीवाल एक सेकंड, ये जो विभव कुमार है ना, ये भी परिवर्तन वाले दिनों से इसका करीबी है। क्या तो विभव कुमार के ऊपर ये जो आरोप लगे मार पिटाई वाले, ये नए नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। एलजी ने भी इसको भगाया था और इस तरीके की चीजें इसके साथ हो चुकी है, ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि केजरीवाल के घर में या ऑफिस में मार पिटाई किसी के साथ हुई है, ये बात भी नहीं है। पहले IAS ऑफिसर्स को कूटा गया था, 2017-18 की बात है। तो ये सब चीजें दोबारा अगर हो गई तो कौन बड़ी बात है भैया। तो यहाँ पे ये इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि ये तो पहले से आप चल रही है अजीत भाई? सरकार की चरम रियल डिक्टेटर विभव कुमार का तो नोएडा में भी किसी पब्लिक ऑफिसर को या किसी को पीटने कूटने का ये भी आरोप लगा है, और इसमें कोई विशेष टैलेंट है नहीं। ये कुमार विश्वास का एक इंटरव्यू है, उसमें हमें दिखा था, उसने बोला कि ये विभव तो यार वो लाइट वाइट ये सब लगाया करता था, इंटरव्यू सेटअप करना ये सब करना है, तो प्रोडक्शन असिस्टेंट टाइप का था और जर्नलिज्म की इसके पास डिग्री थी कहीं से, मतलब कोई ढंग की जगह से भी नहीं थी। और उसके बाद वो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल का PS बन जाता है, और जो पद कभी ना कभी स्वाति मालीवाल का था, पर्सनल वो एडवाइज़र थी, ये सेक्रेटरी है, लगभग सेम ही टाइप की चीज़ है। अब मांगा क्या गया, क्या ऐसी कोई चीज़ मांग ली गई जो मतलब केजरीवाल ही मांगा करते थे, इस टाइप का तो नहीं है कि तुम जो है ये सेक्रीफाइस कर दो, तुम वो सेक्रीफाइस कर दो। और उसके बिहाफ पे विभव जो है उसके ऊपर हावी होना चाह रहा था कि नहीं वो छोड़, मैं बोल रहा हूँ तू छोड़ दे, इस टाइप का।
तो ये हुआ है। तो विभव ने जो किया है, अगर वो तो साबित हो जाना है, क्योंकि चाहे डीवीआर आप डिलीट कर दो, सही बात। फोन को फॉर्मेट कर दो, आईफोन अगर फॉर्मेट किया है तो उसमें संभावना थोड़ी कम होती है रिकवरी की, लेकिन उसके भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो दैट कैन बी रिकवर्ड। ये भी होता है जब तक कि आप पूरा एक बार फॉर्मेट करके उस पर पुनः डेटा दूसरे तरह का डाल के पूरा उसका जो मेमोरी होता है उसको फ्लड करके फुल ना कर दो, तब तक वो डेटा बचा हुआ रहता है। मतलब नॉर्मली कंप्यूटर के बारे में जितना मैं जानता हूँ, तो यह भी संभव है कि वो रिकवर हो जाए। अगर वो हो जाएगा तो केवल ये स्वाति मालीवाल की पिटाई का नहीं निकलेगा उससे पिटारा, उससे बहुत कुछ कांड जो है इसके निकल के सामने आ सकते हैं, जिसमें हैंडसम आदमी भी कहीं ना कहीं होगा, बाकी पूरा कौन कहाँ क्या किया है। क्योंकि ऐसे लोग जो साइन नहीं करते फाइलों पे चीफ मिनिस्टर होके, दे रिलाई हैवली ऑन समवन लाइक विभव कुमार। तो हो सकता है कि उसके फ़ोन में इतने इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हों, और या तो उसने क्लोन करके दूसरे फ़ोन में डाला होगा वो सारा। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है। अगर मेरे पास कुछ मतलब पुलिस इस तरह कांड करेगी तो मैं पूरा फ़ोन एक फॉर्मेट मारूंगा, उससे पहले बैकअप iCloud पे डालूंगा और उसका दूसरे फ़ोन में क्लोन क्रिएट कर लूँगा। ऐसा किया जाता है। तो अगर वो है तो पुलिस जो है वहाँ तक अगर पहुँचेगी तो विभव कुमार भी जो है इसके डाउनफॉल का बहुत बड़ा कारण जो है वो बनता हुआ मुझे दिखता है। कितने कारण दिखते हैं। मुझे एक बात याद है अजीत भाई कि नहीं, विपत्ति एक बार में मतलब चारों तरफ से घेरती है ना। सिसोदिया के खुलने का टूटने का भय है, विभव कुमार का भय है, पंजाब यूनिट के बिखरने का भय है, दिल्ली में जो बाकी नेता हैं जिनको अब वो अवसर दिख रहा है कि यार आई हैव ए शॉट एट बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पार्टी, तो वो भी लामबंदी तो कर रहा होगा ना। संजय सिंह भी अपना कुछ देख रहा हो। तो ये अभी मल्टीपल मतलब लेवल से उसके पोजीशन को थ्रेट पहुंच रही है। और बीच में इसने जो सुनीता केजरीवाल वाला गेम करने की चेष्टा की थी वो तो मुझे लग रहा है कि फ्लॉप हो गई, वो आगे नहीं चलने वाला है। और उसको इसी के पार्टी के कैडर जो है अब एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, क्योंकि इसके पार्टी के कैडर ने इसने पार्टी का संविधान बदल दिया। जो 3 साल में कन्वीनर रह सकते थे 3 साल, तुमने उसको 1 साल बढ़ाया, फिर चेंज करके वो क्लॉज ही हटा दिया। 2021 में आए, फिर 22 में, और अभी तक तुम कंटिन्यू करके तुम ही पार्टी पे पूरा होल्ड कर रहे हो। तो जो लोग भी जुड़े हुए होंगे, जिनको लगा होगा कि एक दिन वो भी पार्टी का मुखिया बनेंगे, तो वो बहुत देर तक मुझे नहीं लगता है कि शांत बैठने वाले हैं। मुझे इसमें ये बात याद आ रही थी कि एक कहावत है कि हर एक महान पुरुष के पीछे एक बाल्ड व्यक्ति यानी कि गंजे व्यक्ति का हाथ होता है। जैसे कि नेहरू जी के पीछे हमारे गांधी जी का है, मोदी जी के पीछे है, और लेकिन यहाँ ये पहली बार होगा कि एक व्यक्ति के विनाश के पीछे एक गंजे आदमी का हाथ है। आप नेहरू जी को ले ही आए, आज हम नहीं लाए थे। और मुझे लग रहा है कि केजरीवाल के पीछे 2-2 का हाथ होगा। 2 गंजों का। नेहरू जी से याद आया, कल शशि थरूर ने एक कमेंट मारा है नरेंद्र मोदी के ऊपर। नरेंद्र मोदी ने बोला कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं मतलब जो सामान्य लोग जैसे आते हैं उसी निमित्त आए हैं, बल्कि वो आए हैं भगवान ने उन्हें भेजा, इस तरह का था। तो उस पर शशि थरूर ने एक ट्वीट किया कि अगर इसको भगवान ने भेजा है तो इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, डिवाइन आदमी है, ये कंटेस्ट कर सकता है कि नहीं। बकलोली कर रहा था वस्तुतः। अब शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखी है नेहरू के ऊपर। उसके पहले चैप्टर में उसने बताया कि नेहरू का जन्म कैसे हुआ। उनके बाप को बच्चे होते थे, मर जाते थे। तब एक हिंदू जो है स्वामी जी थे, संत थे हिमालय के, उनसे किसी ने इनकी व्यथा बताई कि इनको पुत्र नहीं हो रहा है, ये चाहते हैं कि एक पुत्र हो। तो उस संत ने 3 बार उनके ऊपर कुछ संकल्प करके पानी जो है छिड़का और बोला कि मैं अपने पूरे जन्म का संचित कर्म और पुण्य जो है तुम पे अर्पित कर रहा हूँ। 3 बार पानी छिड़का। संत की जो है मृत्यु हो जाती है और 10 महीने बाद नेहरू जो है पैदा होते हैं, जिनका नाम जवाहरलाल रखा जाता है। प्रेशस जेम या रत्न जो होता है, अमूल्य रत्न, इस टाइप का। तो देख लीजिए आपकी नेहरू जी जो है किस तरह से पैदा हुए, तो वो भी। और आज ये लोग जो है आरएसएस को लेके और संत महात्मा और हिंदू धर्म के ऊपर किस तरह के पनिया छिड़क दिया। 3 बार पनिया छिड़क दिया। अच्छा, हाँ, आपको तो पता है ये है ना जी। 3 बार पनिया छिड़क दिया तो नेहरू जी का जन्म हो गया।
अच्छा ये बात है। चलिए हाँ जी। तो अच्छा हाँ, इसी ये जो आपने बात बोली, इस बात के ऊपर अभी ध्रुव राठी ने एक ट्वीट लिखा था। वो ट्वीट ये था कि जो देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की बात कहते कि मुझे तो भगवान ने ऐसे भेजा है, मैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा ही नहीं हुआ, भगवान ने मुझे इस तरीके से अवतरित कर दिया या भेज दिया, क्या ऐसे आदमी को आप देश का प्रधानमंत्री बना सकते हो? तो उसके किसी ने कमेंट किया उसके नीचे जीसस के बारे में। हाँ, उसके नीचे किसी ने लिखा कि देखो भैया, जो बात तुम बोल रहे हो, जीसस वर्जिन मैरी से पैदा हुए हैं, तो उनकी माताजी जो वर्जिन थी तो वो पैदा वहाँ से हुए हैं। फिर उसके बाद तुम्हारी जो पत्नी है वो रोज उनके चरणों में शीश नमन करती हैं, तो क्या ये बात तुम उनके लिए बोल सकते हो? तो अभी तक रिप्लाई का वेट कर रहे हैं लोग, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। और देखिए, हिंदू तो इस बात में विश्वास रखते हैं कि क्योंकि हिंदुओं को आज भी कल की अवतार का अगर प्रतीक्षा है तो वो उस अवतारवाद में या इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं। मोदी ने उस एस्पेक्ट में नहीं कहा था, उसने कहा था कि जो कार्य हो रहे हैं या जो एनर्जी है ना, या जो एक तरीके से कहें कि सिक्स्थ सेंस, मान लो अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ कि उसके काम करने के जो तरीके हैं या स्पीड है या जो उसका अनुशासन है या जो उसका मैनेजमेंट है, वो देखते हुए लगता है कि यार हमने मनमोहन सिंह के भी 10 साल देखे हैं और हमने ये 10 साल भी देखे हैं, तो हाँ ये लगता है कि हाँ भाई कुछ बड़ी चीज है। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई उन्होंने कहा होगा कि मैं अवतार की, ना उन्होंने कहा, ना उन्होंने अपने आप के लिए कहा, ना हम मानते हैं, हम मानते हैं उस चीज को, लेकिन हाँ भाई ह्यूमन। अंकुर भाई इसमें यह है, देखिए कोई भी इस तरह का व्यक्ति होता है या किसी साधु से भी आप मिलेंगे, वो कभी भी अपने कार्यों का क्रेडिट नहीं लेते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी उस संदर्भ में बोल रहे थे कि मैं माध्यम बना हूं, भगवान मुझसे करवा रहे हैं। उनसे प्रश्न ये पूछा गया था कि आपकी एनर्जी का राज क्या है, आप कैसे इतने पेस से और इस तरह का विजन, तो उन्होंने बोला कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कोई सत्ता जो है ये करवा रही है। तो उस संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए कि आदमी अपने कार्यों का क्रेडिट भी लेने को तैयार नहीं है, जो कि नॉर्मली मतलब संतवंत करते हैं। हालांकि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को मैं बहुत महान संत या हनुमान जी का अवतार या बहुत सारे लोग बोलते हैं, नहीं, मैं वो नहीं मानता हूँ। वो एक सामान्य व्यक्ति है जिनके पास एक असामान्य या असाधारण जो है विजन है, जिस पे वो काम कर रहे हैं, और वो केवल ये एक उदाहरण क्रिएट कर रहे हैं कि ये अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति हो और तुम भारत के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इतना सामर्थ्य जो है वो ये पद देता है, और इतने लोगों का आशीर्वाद और इतने लोगों की पीड़ा जो गरीबी में, मतलब 80-90 करोड़ लोग जहाँ पे गरीब हैं या बहुत गरीब हैं, वहाँ पे आपको काम करने के इतने एवेन्यूज़ हैं कि आप पूरा जीवन खपा दोगे और उनका उत्थान जो है होता रह जाएगा, इतना अधिक है। तो उस संदर्भ में बोला गया था, तो मैं वैसे ही इसे देखता हूँ। इसे मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए, या जो भी इस तरह से मान रहे हैं कि नहीं वो बोल रहे हैं कि भगवान ने मुझे भेजा है। जो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स जो वेस्ट में है कि किंग जो है वो भगवान का जो होता है दूत होता है, इस तरह का, तो वो उस संदर्भ में वैसे नहीं बोल रहे थे नरेंद्र मोदी। वो केवल वो क्रेडिट डिनाई कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरा सामर्थ्य नहीं है, मुझसे भगवान ये करवा रहे हैं। ये इस तरीके के कमेंट्स हैं, मतलब एक बोला कुछ गया है, उसको बना कुछ और दिया जाता है, वही यहाँ पे भी हुआ। पर ये तो काम खैर ऑपोजिशन का है भी और उनको करना भी चाहिए, कोई उसमें बुराई भी नहीं है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से तो कोई मुद्दा उठाए, बेसिक पॉलिटिक्स है ये। और रही बात, कुछ और तो मिल नहीं रहा बेचारों को, दिक्कत यही है कि मुद्दा कोई नहीं मिल रहा है। तो भाई वो कुछ तो बोलेंगे ना भाई। अभी मैं तो कह भी रहा था कि ये ध्रुव जैसे जितने बेचारे लोग हैं ना, देखो यही तो टाइम है उनका कमाने का। अब ओवर टाइम करना, एक दिन में 2 वीडियो बनाना, रविश का अगले 5 साल तो सूखा पड़ा है, आगे तो फिर बोलने लायक इनको कुछ बचता ही नहीं है बेचारों को। तो अभी है पैसा कमाने का, तो बेचारे इंडिया आए हैं, पैसा कमाएंगे फिर चले जाएंगे। तो भारत का तो इन लोगों का तो उसको थैंक्स बोलना चाहिए, बल्कि बल सही बात है। अगले 5 साल डायनासोर के अंडों पे ही वीडियो बनाने हैं, बस फिर वही बनाना है उसको। हाँ जी। तो अभी अजीत भाई ने थोड़ी देर पहले हेमंत सोरेन का नाम लिया था, तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई और हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिली, जबकि यही कहा गया था कि भाई केजरीवाल को तो दे दी गई है, इनको भी दे दो, तो उनको नहीं मिली।
तो इस पे आप जुडिशरी को किस तरीके से देखते हो? मेरा मानना ये है कि देखो, अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष भी है। उस हिसाब से या तो सोचते हुए उसको दिया गया होगा। हेमंत सोरेन वहाँ पे नहीं है उस पद के ऊपर, तो प्रचार के लिए, हालांकि वो क्योंकि कैंडिडेट नहीं है अरविंद केजरीवाल या कुछ भी नहीं है, केवल उसको दे दी गई, वो भी एक उसके बेस पे। बाकी देखो, अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो वह तो हर जगह है भाई। वो तो मैं कह रहा हूँ कि ना, कि स्वामी रामदेव की जो 14 मेडिसिन्स बैन हुई थी ना, अब उन पर से दोबारा से बैन हटा लिया गया है, लेकिन वो रिप्यू अपार्ट पे तो उनको कोई खेद नहीं है। जो उन्होंने कहा कि बड़ा माफीनामा छपा, उस पर भी कोई खेद नहीं है। अभी खाद्य पदार्थों के अंदर बताया जा रहा है कि कैंसरस चीज़ें हैं जिनको हम मसाले के रूप में खाते हैं, क्या उनको उन्होंने कहा कि हम बखिया उधेड़ देंगे? क्या उन्होंने उन फाइजर की दवाइयों को कहा जो ली जाती है और भारत में प्रतिबंधित भी नहीं है, उनसे कैंसर होता है, क्या उनको कहा उन्होंने? तो ये हर जगह आता है। अभी अगर हम चर्चा करेंगे अगर पुणे के मामले में, तो उसको देख लीजिए आप, या दूसरे किसी गरीब आदमी के बात को देख लीजिए। तो हर जगह पर जुडिशरी ये कहना कि भैया वो सबके साथ में बराबरी का वो बर्ताव करती है, ये तो भूल जाओ आप। अच्छा, इसमें आप इसको देखने वाले इस तरीके से भी देख सकते हैं, भाई तेरे से भी पूछूंगा इस पे, देखने वाले इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बनिया सेठ दिल्ली का बनिया सेठ अरविंद केजरीवाल, उसको जुडिशरी ने दे दिया जमानत, और छत्तीसगढ़ का आदिवासी हेमंत सोरेन, उसको नहीं दिया। एक्चुअली में यही हुआ। हाँ, क्या बोल दो? अच्छा, राहुल गांधी ने बोला है। हाँ, केजरीवाल के साथ अलायंस है। भूल गया होगा थोड़ी देर के लिए, वो भूल जाता है, भूल गया होगा। भूल जाता है। चलो, हाँ, तो ये इस तरीके से भी देखा जा सकता है। और भाई कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो बोल भी दिया है, मेरे को पता नहीं है इस विषय में कि बोला है कि नहीं बोला है, पर अगर भाई कह रहे हो तो बोला ही होगा। हाँ, तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के, अगर फॉर एग्जांपल ये तो अरविंद केजरीवाल के साथ ही बात हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल ये बात किसी और पॉलिटिशियन के साथ हो रही होती तो अरविंद केजरीवाल इस पूरी बात को इस तरीके से मोड़ देता। अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह जरूर मोड़ देते, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, या फिर पिछले जो राष्ट्रपति थे, उनके बारे में ये सारी चीजें की गई हैं, सही बात भाई है। आप अपना जो है राष्ट्रपति को यहाँ नहीं बुला रहे हो, राम मंदिर में नहीं करा रहे हो, राम मंदिर जा भी नहीं सकते हैं, मूर्ति के पास नहीं जा सकते हैं, वो गर्भगृह में गई हैं। हाँ, गर्भगृह में गई हैं, वहाँ खड़े होकर पूजा की है। हाँ, सो ये इतनी फर्जी बातें हैं। बट क्या होता है ना कि पॉलिटिक्स जो है, मुद्दों की पॉलिटिक्स का अभाव है इस समय देश के भीतर। तो ऐसा कोई भी मुद्दा बनाया जाता है, यदि फॉर एग्जांपल इस देश में भ्रष्टाचार हो रहे होते तो अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भ्रष्टाचार पर ही बात कर रहे होते, या कोई भी ऑपोजिशन का लीडर उसी चीज़ पर बात कर रहा होता। लेकिन साफ साफ बात यह है कि मुद्दों का अभाव है, तो पॉलिटिकल पार्टियों को कुछ करना है, इसीलिए मुद्दे बनाए जाते हैं जो कि सतही तौर पर नहीं होते, धरातल पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। अब जुडिशरी की बात चली है, तो जुडिशरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आज के टाइम में जो सब जिस पे बात कर रहे हैं वो है पोर्शे केस। तो सबसे पहले तो पोर्शे केस को समझेंगे, पुणे पोर्शे केस एक्चुअली है क्या, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अजीत भाई उस केस को समझाओ पहले, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। बाकी आप जुडिशरी पर जितना बोल सकते हो बोलो, क्योंकि आपकी जो पकड़ है उस मुद्दे पर, हाँ, आप आपकी एक्सपर्टीज जो है वो या तो रवीश है या जुडिशरी, एक रा से शुरू होता है, एक रा पे खत्म। जी हाँ, पहले तो थोड़ा सा हेमंत सोरेन वाले ही मामले पे वही है कि यार इतना पैसा बनाया, मुझे लगता है उसको भी सिंघवी को लॉयर करना चाहिए था ये, क्योंकि पंजाब का एक नॉन डिस्क्रिप्ट नेता था जिसको कोई जानता नहीं था, उसको भी इसी आधार पे अंतरिम बेल मिल गई। और हेमंत सोरेन जब मांगने गया उसी आधार पे, कपिल सिब्बल जबकि उसका वकील था मुझे लगता है, हाँ, तो कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, हम ईडी से पूछना चाहते हैं कि आपकी इसमें क्या राय। भाई इसमें क्या राय हो सकती है ईडी की? तुम्हारा लॉजिक क्या था कि यार 10-20 दिन के लिए बाहर रह जाएगा केजरीवाल तो क्या हो जाएगा? मतलब जिसमें सारा का सारा साक्ष्य जो है फोन में होता है, ऑनलाइन है, यही सब है। ऐसा भी तुमने नहीं कहा कि दिल्ली पुलिस जो है लगातार या ईडी वाले इसको सर्विलांस पे रखें और इसको देखें। बेल के टर्म्स जो है हर दिन वायलेट हो ही रहे हैं। हाँ। तो फिर
मतलब हेमंत सोरेन को छोड़ देना, क्या वो काला है इसलिए, या वो आदिवासी है इसलिए, या झारखंड, मतलब तुम्हें नहीं लगता है कि झारखंड देश का हिस्सा है, उस पर वहाँ तक तुम्हारा जुडिशियल जो है वो है नहीं, रीच नहीं है तुम्हारा। तो ये तो पूरी तरह से ये न्यायिक दोगलापन है। दोगलापन तब भी था जब केजरीवाल ने बेल नहीं मांगी थी, फिर भी उसको इंटरिम बेल दी गई। और यहाँ पे जिस व्यक्ति ने बेल मांगी उन्हीं कारणों से मांगी कि मुझे भी जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए मिलना चाहिए, इसको नहीं दी गई। और उसके बाद छुट्टी पे चले गए, तो ईडी जो है जाकर के कह भी नहीं सकती जज को कि भाई साहब आपने जिस कारण से बेल दी थी, इस आदमी ने हर दिन उसके टर्म्स को वायलेट किया है। अब वो जो एएसजी राजू हैं वो संभवतः खन्ना और दत्ता जब आएंगे 50 दिन के बाद, तब जो ये सारी बातें करेंगे। अभी तो पूरा का पूरा वो हो गया। अब आते हैं पोर्शा केस पे। अमीर आदमी का बेटा था, बाप ने बोला कि हाँ बेटा नई कार है, बिना रजिस्ट्रेशन की ले जा, उड़ा, हवाई जहाज बना। वो गया 5-7 मित्रों के साथ दारू पिया, बार में पीते हुए उसका पूरा वीडियो है, लेकिन उसमें क्लियर लिक्विड है, तो ये बाद में कह सकते हैं वो पानी पी रहा था, क्योंकि पुलिस ने भी जब पकड़ा उसके बाद पिज्जा उज्जा खिला करके उसके पूरे अल्कोहल कंटेंट को डाइल्यूट करने की चेष्टा की। ये सारा भी हुआ। उसके बाद फिर पब्लिक का जब दबाव पड़ा है तब इसको पकड़ा गया है, नहीं तो वो निबंध लिखवा करके, और मतलब कैसे इतने विचित्र तरीके से कोई कैसे सोच सकता है। और फिर जब कहते हैं कि जुडिशरी पूरी की पूरी बिकी हुई है, तब ये जो अवमानना का केस डालते हैं। अतीक अहमद भी बेचारा ऊपर से वो बोल रहा होगा कि यार निबंध लिखवा लेते हैं, हमको पेल के ऊपर भेज दिए। तो बाकी भी जो भी है, कसाब भी बोलता हम 5000 शब्द का लिख देते निबंध। तो ये सारा, ये जब इस पे आउटरीच हुआ तब जा करके पुणे पुलिस ने दोबारा जो है उसको पकड़ के, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है वो ला करके उसको जुडिशियल कस्टडी में, जो भी है वो इनका होता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, CCL बोला जाता है, तो उसको ला करके रखा गया। उसके बाद फिर एक नया चीज़ आया कि भाई 160 की स्पीड पे जो चल रहा था, गाड़ी में ड्राइवर था, तो ड्राइवर को पकड़ा गया। उसके बाद ये माहौल बनाने की चेष्टा हुई कि गाड़ी में ड्राइवर था ही नहीं, वही ड्राइव भी कर रहा था। तो पुणे पुलिस ने फिर, उसका जो कमिश्नर था उसने इस बात को अपोज किया कि ये लोग मोड़ना चाह रहे हैं केस को। कुल मिला के इस पूरे केस से यही पता चलता है कि अगर आपके पास पैसे हों तो ये केस अभी समाप्त नहीं होगा, और संभव है कि ये लड़का 18 वर्ष से अधिक का हो। बोन मैरो टेस्ट होगा तो उसे ही पता चल जाएगा, बट उसका जो है अब बता दिया जाएगा कि वो कम है, और 3 साल मैक्सिमम सजा है। बीइंग ट्राइड एज एन एडल्ट हाईली अनलाइकली, क्योंकि इसने जितने अपराध किए उसमें तो एडल्ट वाले अपराध है, दारू पी रहा है, बिल्कुल ड्राइव कर ही रहा है, ये सारा। तो फिर जब तुमने मर्डर किया तो वो भी एज एन एडल्ट ही ट्राई तुमको किया जाना चाहिए, बट वो मुझे होता हुआ दिखता नहीं है। ये 20 साल केस जो है चलेगा, अंततः प्रूव कर दिया जाएगा वो पोर्शा नहीं थी, वो टेस्ला थी। FSD बीटा 12.4 चल रहा था, उसमें कोई नहीं, वो कार खुद ही चल रही थी, वो खुद ही धक्का मार गई। इसके लिए इलॉन मस्क के ऊपर केस जो है वो बनता है, और तब तक हो सकता है इलॉन मस्क का भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये सब भी हो जाए, लोग भूल जाएं कि कार कौन सी थी, डिजिटली उसको मॉर्फ कर दिया जाए। बहुत सारी संभावना है इसमें मुझे दिखती है। अंततः वही है कि भाई पैसे हो तो क्या नहीं हो सकता .jpeg। काश चिकारा के पास भी पैसा होता। चिंकारा के पास पैसा होता तो उसको भी इंसाफ मिल जाता। और जैसे कह दिया कि वो खुद गाड़ी के नीचे आया, गोली वो इधर रख पड़ी हुई थी गाड़ी के पास, वो उठ के उसने खुद खाई और फिर मर गया। नहीं, वो मतलब चिंकारा ने अपना पैर ऐसे उठाया, दोनों पैर उठाए पहले तो, फिर एक पैर को बंदूक बनाया और फिर ट्रिगर दूसरे पैर से चलाया और फिर ऐसे मर गया। तो हाँ, ब्लैक बक ने तो ये किया था। हाँ, यहाँ से रवीश जी ने लानतें भेज दी है। अच्छा, किसको भेजी? टायर को भेजी है और स्टीयरिंग व्हील को भेजी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हो रवि जी कैसे कर लेते हो आप ऐसा? तो ये जो जुडिशरी के ऊपर जो सबसे बड़े प्रश्न उठे आज की डेट में, मतलब मीम्स जो है ना, मीम्स का कारोबार इतना अधिक हो चुका है, वो जुडिशरी के ऊपर ऐसे ऐसे मीम्स बना रहे हैं कि भाई चलो ऐसा करते हैं, किसी का मर्डर कराते हैं, निबंध ही तो लिख रहा है, साथ ही साथ एग्जाम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इस तरीके के मीम्स भी बनने शुरू हो चुके हैं अब, और वो सबके फोन्स में लगातार आए जा रहे हैं इस तरीके के मीम्स ना। तो क्या जुडिशरी की क्या इम्पोर्टेंस रह गई मतलब लोगों के दिमागों में
क्या रह जाएगा जुडिशरी? मनमोहन सिंह से ज़्यादा इस टाइम पे जुडिशरी के ऊपर मीम्स बन रहे हैं। तो जुडिशरी को खुद सोचना चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हो, किस रास्ते पे जा रहे हो। और बहुत मिसाल, ये अजीत भाई ने सही कहा कि ये मिसाल पैदा करनी चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति या कोई लड़का जिसको आप ये बोल रहे हो कि तो जुवेनाइल है और काम सारे के सारे वयस्कों वाले कर रहा है, तो उसको सजा भी वयस्कों वाली एक बार मिलनी चाहिए। इसी के बाद ये होगा। नहीं तो आपके पास में पैसा, और अब देखो उसकी फैमिली इतना गरीब बन के दिखा रही है कि नहीं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। इवन एक वो किसी का कोई फेक वीडियो चल रहा था तो उसकी माँ दिखा के बोल रही है मेरा बेटा नहीं है। अरे वो तेरा बेटा नहीं है जो वीडियो में बोल रहा है, लेकिन जिसने मारा है वो तेरा बेटा है या नहीं है। मतलब एक फेल्ड मदर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वीडियो नहीं है उसके बेटे का, तो क्या वो बच्चे नहीं मरे जो बेचारे जा रहे थे उस टाइम पे स्कूटी से, क्या उनकी मौत नहीं हुई है? जब अगर आप अपने बच्चों को घर में ये बात का संस्कार तक नहीं दे सकते हो, हम तो इसी की बात कर रहे हैं। आप ये देखो ना, कभी भी जैसे ही ईद का चांद दिखाई देता है या ईद का मौका होता है, पूरी दिल्ली के अंदर, और मैंने देखा कानपुर में, लखनऊ में, इधर तो अब कम हो गया खैर उत्तर प्रदेश में तो, लेकिन आप दिल्ली में देखोगे ना पुलिस वहीं खड़ी रहेगी और ऐसी रैश ड्राइविंग होती है। फिर ये इतनी हाई फाई बाइक्स चल रही हैं आजकल, वो तो और ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं उन माँ बाप की छत्र छाया में जो अपने बच्चों को सोचते हैं कि भैया हम बहुत रईस हैं और हमने अपने बच्चों को अब पूरी लाविश लाइफ देनी है। लेकिन जब 2.5 करोड़ की गाड़ी, उस जो बार था उसका कुछ 70-72 हजार का बिल था। 2.5 करोड़ की गाड़ी आपने अपने पुत्र को दे रखी है। नशे में वो क्या ही करेगा, और इससे ज्यादा वो यही करेगा और तो कुछ करेगा नहीं। लेकिन अगर आपके पास में पैसा है तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी आपने जान ले ली है वो उससे कमतर हो गई है। सही बात, ठीक है। अब ये बात है कि माँ और बाप, मैं ये नहीं मानता कि बाप को सिर्फ गिरफ्तार किया जाए। बाप अपने काम पर रहता है और ये हर एक पुरुष की व्यथा है कि अगर वो कहेगा भी इस बात को, अपनी पत्नी को इस बात को कहेगा भी कि भैया ये हाथ से निकल रहा है, इसको कंट्रोल कर, तू घर में रहती है, संस्कार। वैसे तो अगर बच्चा संस्कारी होगा तो कहेंगे इसकी माँ कितनी अच्छी होगी जिसने इसको संस्कार दी, क्योंकि बाप का तो इतना रहता ही नहीं है भाई, वो तो अपने बिजनेस में रहेगा, कारोबार में रहेगा। लेकिन जब कुसंस्कारी होगा तो माँ का ख्याल नहीं जाएगा क्या? लेकिन अरेस्ट बाप को किया जाता है, बाप को किया जाता है, वहां पे माँ को कुछ नहीं किया जाता है। तो ये मैं मानता हूं कि दोनों को कम से कम लिया जाना चाहिए और माँ से भी सवाल जवाब होने चाहिए। बाद में चाहे उसके अगर लड़के को भेजा जा रहा है, जो सजा दी जा रही है, तो माँ को भी कुछ ना कुछ काउंसलिंग या इस प्रकार का सजा का प्रावधान कोर्ट की तरफ से जरूर होना चाहिए। अच्छा, इसमें अभी ना एक 13-14 साल का लड़का था, अभी कुछ 4-5 साल पहले की बात है, 13-14 साल का लड़का था, उसने भी इसी तरीके से 2 लड़कों को उड़ा दिया था, वो भी मर गए थे और जुवेनाइल कोर्ट से उसको सजा मिली थोड़ी बहुत। निबंध नहीं लिखवाया गया था, इस बार तो निबंध भी लिखवाया गया, उस बार निबंध नहीं लिखवाया गया था, तो उसको सजा मिली। फिर उसके बाद वो 2-3 साल के बाद छूट छाट के आया और उसने आते के साथ ही फिर से गाड़ी उठाई और फिर से, वो अभी भी 17 साल का था, फिर से उसने 2 लोगों को और उड़ा दिया। ये अभी पिछले 1-2 साल पहले की बात है। यही होता है। हाँ, ये अभी क्या आप श्योर हो कि जो लड़का है, जो पोर्शे वाला लड़का है, ये 2 साल के बाद फिर से ऐसी काम नहीं करेगा? साहब, जहां पर ये बच्चे जाते हैं वहां के हालात बताते हैं कि वहां पर और अच्छे क्रिमिनल बन करके आते हैं। जेल में भी जाते हैं ना तो वहां आपको सब क्रिमिनल्स मिलते हैं, आप सबसे बात करते हो और अच्छे नए तरीके सीखते हो। अभी स्वामी जी को फ़ोन कर लूँ, मैं पूछता हूँ कि आप भी निबंध लिख के अगर माफ़ी से बच जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आयुर्वेद पर अच्छे स्वास्थ्य पर निबंध लिख दो, 500 शब्दों का, और क्या चाहिए। सही बात है। मतलब ये निबंध ही लिखवाना, मतलब ये तो हिंदी की टीचर हो गई या अंग्रेजी की टीचर हो गए हैं। निबंध लिखो, बात खत्म करो। रचित कौशिक भी आज पछता रहा होगा यार, निबंध ही लिखवा के तो वाला आइडिया अच्छा था। जी, तो भाई पोर्शे केस पे तू बोलेगा या अगले टॉपिक पे चले? अगले टॉपिक पे चलते हैं, मेरे ख्याल से इतना ही था इस पे। तो अच्छा, वो पुलकित भाई ने हमें राहुल गांधी की स्टेटमेंट भेज दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 चीफ मिनिस्टर्स वर अरेस्टेड बट ट्राइबल सीएम स्टिल इन जेल। तो ये राहुल गांधी ने ऑफिशियली बोल दिया है। केजरीवाल भड़क जाएगा इस बात से। भाई ये इससे क्या देखते हो भाई? केजरीवाल मतलब ये इधर से अधीर रंजन चौधरी है जो
वो ममता बनर्जी के अगेंस्ट बोले ही जा रहा है यहाँ तो राहुल गांधी खुद केजरीवाल के अगेंस्ट बोले जा रहा है। रीजन है ना उसका कि केजरीवाल यदि बाहर ना आता तो राहुल गांधी को जो उस टाइम पर क्लिप्स मिल रहे थे या फुटेज मिल रही थी, अभी वो किसने काटी भाई? अगर सीधी सी बात है, अगर श्याम रंगीला को टिकट मिल जाता तो किसकी वोट काटता? भाजपा की थोड़े ना काटता वो, सही बात है। काटता इंडी गठबंधन की। सही बात है। अगर अखिलेश आता है सामने या फिर केजरीवाल सामने आता है और केजरीवाल को अखिलेश को केजरीवाल अखिलेश को आपने साथ देख लिया, राहुल अखिलेश को वापस से साथ देख लिया, लेकिन राहुल केजरीवाल को आपने उस बॉन्डिंग के साथ नहीं देखा होगा। कारण यही है कि केजरीवाल बाहर आया और उसने पूरा फुटेज लिया है और राहुल गांधी जो ग्रिप पकड़ रहा था वो पूरी की पूरी ढीली पड़ती चली गई है। और अब देखो ना, आप सारे इंटरव्यूज जो ले रहे हैं लोग केजरीवाल के पास जा रहे हैं। एक्चुअली क्या था ना कि राहुल गांधी तो वैसे भी इंटरव्यूज नहीं दे रहा था, रैली नहीं कर पा रहा वो अगला आदमी, इंटरव्यू तो क्या ही देगा। ये रैली भी कर रहा है, इंटरव्यू भी कर रहा है, रोड शो भी कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, ये प्रचार मोड में है, इसको प्रचार करना आता भी है। राहुल गांधी अपने आराम के मोड में, और वो कांग्रेस को खा के बड़ा हुआ है। ठीक है, असली आदमी वो है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाला। दिल्ली कांग्रेस मुक्त उसने करी है, पंजाब कांग्रेस मुक्त उसने करी है। मोदी जी तो सिर्फ जुमले छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त करेंगे, है ना। मोदी जी ने नहीं करा है, वो केजरीवाल कर रहा है वो काम इस मामले में। नहीं वो उनसे ना मेरे को लगता है कि राहुल गांधी से ना किसी ने पूछ लिया होगा बचपन में कि आप सही में महात्मा गांधी के वंशज हो, तो वो बन के दिखा रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, तो वो करके दिखा रहा है। नहीं, मैं असली में वंशज मैं ही हूँ, उनका काम मैं ही करूंगा। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल वंशज, तो उनका अधूरा काम जो था वो मैं पूरा करूंगा। तो राहुल गांधी के साथ तो ये, पर यहाँ से हेमंत सोरेन जो है उसका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए आपके हिसाब से? हारने का नहीं, ये तो मतलब पूरी जुडिशरी बिखरा दी ना आपने, एक को दे रहे हो, दूसरे को नहीं दे रहे हो, फिर उधर से पॉर्शे केस में निबंध लिखवा। तो इस वक्त जुडिशरी में इतने प्रश्न है ना कि वो एक छोटा बच्चा भी कहेगा यार क्या हो रहा है, क्या बवंडर है। ये इलेक्शन होके 4 जून होने दो, उसके बाद में आप देखना यही फुट अव्वल होनी है। आप उसके बाद में देखना कि आपके पास में कितना कंटेंट होने वाला है, क्योंकि उसके बाद में कोई जीत पर कम बात करेगा। ये जो आज गलबैयां लड़ा के घूम रहे हैं ना, ये देखना आप एक दूसरे के गले घोटते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे को मारते और पीटते हुए नजर आएंगे। ये सारी चीजें होंगी और ये जुडिशरी वाली जो बात है ना, इस पर भी एक दूसरे के ऊपर छीछालेदर होने वाली है। ये चीजें सामने आएंगी जो आज राहुल गांधी ने बोली है कि एक बनिया है और एक आदिवासी है, बनिया को छोड़ दिया गया, आदिवासी को नहीं छोड़ा गया। ये सारी चीजें आप देखना कि 4 जून के बाद में सब बड़े मुद्दे बनेंगे। तो अजीत भाई, जुडिशरी में कितना आपको लगता है कि कितना परिवर्तन की आवश्यकता है? क्योंकि इस वक्त जो हाल ऐसे देखने में लग रहा है वो तो काफी बुरा लग रहा है। हाँ, तो इसमें पहले तो एक ये राहुल गांधी और हेमंत सोरेन वाला जो मामला है उसमें थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि केजरीवाल जो आया है और जो कर रहा है वो वस्तुतः ये लोग चाह रहे थे कि ये राहुल गांधी करे और उसको मीडिया में उस तरह से फुटेज मिले जो कि राहुल गांधी को मिल नहीं पा रहा। अचानक से केजरीवाल आता है और वो हर दिन जो है कुछ ना कुछ नई नौटंकी हमको मार देगा। लिपस्टिक से एक सैफरन कलर का वो टी शर्ट पहन के लिख रहा है साला वो वोट पे केजरीवाल को मार दूंगा, और पीएमओ को उसमें वो टैग किया जा रहा है। फिर ये कांड हो गया मालीवाल वाला, फिर वो अलग तरह से जा कर के कि इसको फंसा दिया उसको, ये सारा कुछ कर रहा था। जब ये बाहर निकला था सब, तब संदीप दीक्षित का भी एक बयान था कि कोर्ट ने ये गलत परिपाटी जो है वो सेट कर दी है। और ये वही संदीप दीक्षित है जो जब केजरीवाल जिस दिन जेल गया था उस दिन उसके घर पे जाके बोल रहा था कि नहीं ये तानाशाही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा है, और लगना भी चाहिए था, कि तुम कुछ गेन नहीं करने वाले हो दिल्ली में, गेन करेगी सिर्फ आम आदमी पार्टी। और जो फुटेज इसको मिला करता था कांग्रेस को, वो पूरा का पूरा फुटेज अब शिफ्ट होकर के चला गया है केजरीवाल के ऊपर। क्यों? क्योंकि दिल्ली की पूरी मीडिया, आप पूछे किसी भी रिपोर्टर से, वो जो है उनके उपकार के नीचे दबी हुई है। मीडिया हाउसेस 1-2 के तो मैंने टॉप मैनेजमेंट से स्वयं बात किया तो उन्होंने बोला कि आप केजरीवाल के अगेंस्ट तो कुछ बोल नहीं सकते, इस टाइप का है। तो ये सारा चीज़ है। अब वो अपना उपकार जो है वो वापस चुका रहे हैं कि भाई उसी को फुटेज दे रहे हैं। केजरीवाल ने ये बोला
आतिशी जैसे लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसको चलाया जा रहा है। ये लोग दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो दिन भर चलता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोस्टली मॉक होने के लिए उस कारण से आपको टीवी पे दिखते हैं। तो एक तो ये है कि पूरा का पूरा स्पेस जो है केजरीवाल खा गया। संभवतः मुझे लगता है कि अगले प्रश्न बेस पे और चर्चा होगी। जहाँ तक जुडिशरी की बात है तो मुझे लग रहा है कि मोदी 3.0 में इनको आड़े हाथों लिया जाएगा। इसका इंडिकेशन थोड़ा सा मुझे अमित शाह के एक इंटरव्यू में दिखा कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये केजरीवाल कर रहा है और बाकी लोगों को जुडिशरी जिस तरह से छोड़ रही है बिना रीज़न और रायम के, उससे लोग जो है न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि दे माइट बी गोइंग इनटू कि कॉलेजियम सिस्टम को अब समाप्त करेंगे। ये जो 32 जजों को सीनियरिटी में नीचे ढकेल करके और जस्टिस खन्ना को जो है ऊपर ले आया जाता है, क्योंकि उनके चाचा जज थे सुप्रीम कोर्ट के, बाप हाई कोर्ट के जज थे। तो ये सारी परंपरा जो है मुझे लगता है वो समाप्त होगी। प्लस जो भारतीय न्याय संहिता वाला इंडियन एविडेंस एक्ट जो है साक्ष्य वाला उसका, और दंड संहिता, जो ये 3 चीज़ें जो नई अमित शाह चुनाव से कुछ ही दिन पहले इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसको भी याद कीजिए। उसमें अब जुडिशियरी को टाइमलाइन दिया गया है कि आप 6 महीने तक में इस तरह के जो भी अपराध होंगे उस पर आप निर्णय दे दो, साल भर में दे दो, ख़त्म करो, आप अनंत काल तक इसको लटका नहीं सकते हो। तो दीज आर द इंडिकेशंस कि अब जुडिशरी पे ये सरकार जो है हावी होने जा रही है, क्योंकि एनजीओज को इन्होंने लगभग छिन्न भिन्न कर दिया है। जो कुछ एनजीओ बचे हैं वो एनजीओ अब जुडिशरी के माध्यम से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेज हैं उसके ऊपर हमला करते हैं। अभी एडीआर वाला आपने देखा कि वो बोल रहे हैं कि ईवीएम और ये धांधली हो रही है, हमें विश्वास नहीं इलेक्टोरल प्रोसेस पे। 5 फेज के बाद ये कह रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि डेटा सारा 17C वाला जो है वो ऑनलाइन क्यों नहीं डाला जा रहा। आज तक किसी ने नहीं डाला, इतने बार चुनाव हो चुके हैं, स्टेट में भी इलेक्शन होता है, कभी ये नहीं मांगा गया। तुम 5वें चरण के बाद क्यों मांगने आए हो? और उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंटरटेन करता है। तो इन सब पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार का पूरा इंटरफेरेंस होना चाहिए, बट गवर्नमेंट मस्ट हैव ए से इन दिस। उनको सुनिश्चित किया जाए कि आप बिना पूरा ये बैकलॉग जो है वो एंड किए हुए वैकेशन पे नहीं जा सकते हो। ये सारी सुविधाएं इनसे जो है एट पार विथ अदर यूनिट्स ऑफ गवर्नेंस, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, टीचर है, डॉक्टर हैं, बाकी सर्विसेज इंडस्ट्री है। तो आप भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आपको भाई 50 दिन का छुट्टी क्यों चाहिए? अंग्रेज जहाज से जाते थे अपने घर और वापस आके लौटते थे, तो वो परंपरा अभी तक आप ढोते जा रहे हो। 1993 में आपने अपने आप को वर्चुअली शील्ड कर लिया कि आपको कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। ये मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में, अगले 6 महीने में चुनाव के बाद, इस वर्ष के एंड तक आपको जुडिशरी के ऊपर बहुत अधिक कार्य होते हुए मुझे दिखता है गवर्नमेंट की ओर से। अब अजीत भाई ने फ्यूचर की या मोदी 3.0 की बात शुरू कर ही दी है, तो उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। आप क्या देखते हैं कि मोदी 3.0 में आपको क्या लगता है, क्या क्या चीज़ें होती हुई, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं वहाँ पे? वो कुछ करे या ना करे, हमारी एक्सपेक्टेशन अलग है भाई। हम तो चाहते ये हैं कि अगर फुल मेजॉरिटी में और एक मजबूत सरकार बनती है, और या फिर मोदी का एक विज़न भी कह सकते हैं कि अगर वो 400 मांग रहे हैं या 400 पार जाने की कोशिश में हैं, तो कम से कम वो फैसले होने चाहिए जिन फैसलों को की तलाश में अभी तक हमारी नज़रें कहेंगे पथरा गई हैं। भाई पिछले 10 साल भी हमने देख लिया, आपने खूब विकास किया। आपने 3 तलाक का मामला था या निकाह का मामला था या और भी बहुत सारे मामले हैं मुसलमानों के लिए, कि पर डायरेक्ट हिंदू को तो उससे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। हमें चाहिए कि हमारी ज़मीन सुरक्षित रहे, उस पर कल को आकर के कोई ये ना कह दे कि 1400 साल 1500 साल पुराना मंदिर भी हमारा है, हालांकि भले उनके मजहब का उस टाइम पर स्थापना भी नहीं हुई थी। तो सबसे पहला ये हो कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से बर्खास्त किया जाए। और जो मोदी जी ने कहा कि भाई 123 प्रॉपर्टीज़ मनमोहन सिंह ने आकर के वक्फ को दी थी और मोदी गवर्नमेंट ने आकर के वो छुड़वाई, तो उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लैंड हैं, हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि है जिसके ऊपर कब्जा इस तरीके से किया गया है, वो सारा छूटे। दूसरा ये कि इनको पूरी तरीके से
जो लोग ये कहते हैं कि हम 30 नहीं 40 करोड़ हो चुके हैं, हमने 800 साल राज किया है, भाई ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए, अब उनको मेजोरिटी माना जाना चाहिए। और तीसरा, उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट कह दिया कि हम इनको किसी प्रकार का कोई भी ऐसा आरक्षण काट के हिंदुओं में से नहीं देंगे, और ये होना भी नहीं चाहिए। मुसलमानों को ये बात सोचनी चाहिए कि एक तरफ वो कहते हैं कि हम नबी के मानने वाले हैं जिसने कहा कि कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या कोई कास्टिज्म हमारे यहाँ नहीं है, दूसरी तरफ तुम कास्ट बेस रिजर्वेशन कैसे मांग सकते हो? ऐसे तो फिर ये हुआ ना कि तुम अपने ही अधिष्ठाता के मुंह पर थूकने का काम कर रहे हो, अपनी ही किताबों पर थूकने का काम कर रहे हो ना डायरेक्टली, अगर तुम्हें आरक्षण मांगते हो। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट हिंदुओं को देंगी। अभी तक आपने जो किया ना उसमें डायरेक्ट बेनिफिट हिंदुओं का नहीं है। अगर 3 तलाक से छुटकारा मुस्लिम महिला को मिल रहा है तो हिंदू इतना क्यों कूद रहा है? मैं तो साफ कहता हूं भाई, वो मुस्लिम महिला के लिए तुम्हारी सहानुभूति हो सकती है, तुम्हारी पड़ोसन है तो उसके लिए तुम्हारी सहानुभूति हो सकती है, लेकिन हंसी आ गई है मुझे पुलकित भाई की वजह से आई है। ये जो छोटी छोटी स्माइल है ना, ये हमारा कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। और एक चीज के शिक्षा में ये सुधार होना चाहिए कि जो रेडिकल इस्लामिक बनाने वाली जो शिक्षा योजनाएं चली हुई हैं उनको जो सरकारी फंड मिलता है ये खत्म होना चाहिए। इस फंड का इस्तेमाल अच्छी शिक्षा में, एकेडमिक एजुकेशन में होना चाहिए और टैलेंट में सुधार। जैसे कि पहली जो पंचवर्षीय योजना नरेंद्र मोदी की आई थी उसमें कौशल विकास योजना आई थी। कौशल विकास योजना को हमने सेकंड टर्म में उस तरीके से फलते फूलते नहीं देखा है, लेकिन उस तरीके की योजनाएं चले, उस तरीके के सर्टिफिकेशन हो और मजहब आधारित शिक्षाओं को की समाप्ति हो। कम से कम देखो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता, नरेंद्र मोदी ने बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे और विकास पे बहुत काम किया है। वो जो एक तरीके से मान के चलो कि जो भी पटरी जो बिछ चुकी है, अगले आने वाले 10 साल में उसका आपको दिखाई देगा, वो और बढ़ेगा। हाँ यस बढ़ेगा वो, क्योंकि पहले शुरुआत के 5 साल में तो देखो गड्ढे भरने का काम हुआ था, दूसरे में इन्होंने विकास मतलब विस्तार किया है, अब विकास होगा। लेकिन ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट कुप्रभावित करती हैं हिंदुओं को, मेरे समाज को, तो उस पर कम से कम ये लगाम लगनी चाहिए सबसे पहला। भाई तेरा क्या वो है कि क्या क्या होना चाहिए 3.0? क्या क्या होना चाहिए, तो अब मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ होना चाहिए, जो कि जैसे कि क्या क्या हो सकता है पहले वो बताता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे बयान आए हैं जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला एक मामला है, वो हो सकता है उसका। सैफोलॉजिस्ट की नौकरियां खा जाओगे तुम लोग। वो पूरे साल यार, वो पूरे साल काम करते हैं, अब साला एक ही बार काम करेंगे। और यार ये चुनाव ना जनवरी फरवरी मार्च के बीच होना चाहिए। हाँ, तो ये इस प्रकार के मुद्दे जो हैं वो हो सकते हैं। बाकी ये जो कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड कई चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकसभा की कह रहा हूँ, क्या होता है यार, अपना लाल किले की स्पीच में ये बोला था पिछले साल या उससे पिछले साल के हम इस प्रकार के कई चीज़ें करने वाले हैं जिसमें देश से अंग्रेज़ों के कानून जो हैं वो हटाए जाएंगे, इस प्रकार की स्पीच मिलती है, तो वो चीज़ें की जा सकती हैं। बाकी काशी मथुरा इस टाइप के कई मुद्दे हैं, और कई लोग तो 40,000 पहुंचा रहे हैं इन मंदिरों की संख्या, जबकि जिन्होंने कौन थे वो लेखक जिन्होंने ये मूल्यांकन किया है, मैं नाम पुरुषोत्तम नागेश ओक। नहीं वो कोई और। क्या गोयल, सीताराम गोयल। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में करीब 1700-1800 बताए हैं, नहीं हज़ार नहीं है, 1700-1800 जो हैं उन्होंने पूरी लिस्ट उसकी तैयार की है। तो वो रोमिला थापर के साथ एक उनका संवाद हुआ था, जिसमें रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक में 1963 में अपनी पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा कि भाई जो बौद्ध थे उनके मंदिर भी, तो उनके जो मठ थे, मंदिर थे, उनको तोड़ा गया हिंदुओं के द्वारा। जब उनसे प्रश्न किया गया सीताराम गोयल जी द्वारा कि भाई हमें लिस्ट दो थोड़ी सी, तो वो चुप बैठ गई। उसके बाद सीताराम गोयल जी ने दोबारा से उनको लिखा है, फिर उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई है जिसमें करीब 1800 मंदिरों का उन्होंने लगभग वर्णन किया है अपनी पुस्तक में प्रमाणों के साथ। और फिर रोमिला थापर से फिर कहा है कि भाई तुम्हारी लिस्ट कहाँ है। रोमिला थापर इस पूरे मुद्दे पर 1% भी प्रमाण नहीं दे पाई हैं। और तो इस प्रकार के मंदिरों पे से टैक्स, मुझे लगता है कि ये मंदिर फ्री कर देने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मुझे लगता है कि जो हिंदू मंदिर हैं उन पर उसी प्रकार से कार्य होना चाहिए, जैसे कि सिख गुरुद्वारे हैं
उन पर काम होता है, या फिर मदरसों पर जिस प्रकार से आधिपत्य जो होता है वो समाज का होता है उनके, तो उस प्रकार से समाज जो है, हिंदू समाज जो है, या फिर कुछ जैसे ये SGPC है, इस प्रकार पर की उसमें कोई अपना संस्था, अलग करप्शन है, SGPC में अपना अलग वो करप्शन देखो चलता है। कोई आप कुछ भी कह लो, कोई भी सिस्टम खड़ा कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी भी है ना, तो डेमोक्रेसी आप कैसे लेकर आए हो? पहले राजा महाराजा होते थे, एक दूसरे की मुंडियां उड़ाते थे उनके बच्चे, फिर एक उनमें से राजा बन जाता था। दूसरी तरफ आप कम्युनिस्ट देख लो, कम्युनिस्ट किस प्रकार से चुनकर आते हैं। कम्युनिस्ट एक प्रकार की एक वन पार्टी सिस्टम होता है। डेमोक्रेसी, जितने भी संस्थाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इस प्रकार की, उनमें सबसे बेस्ट सिस्टम है आपके पास। इसी प्रकार से जो ये मामला है पूरा हिंदू मंदिरों वाला मामला है, उसमें भी ये सिस्टम जो है वो बेस्ट सिस्टम रहेगा। बस इतने, बाकी करप्शन तो हर जगह है। देखो हाँ, वो काम SGPC अच्छा करती है उस तरीके से कि एक अपने लोगों को बांध के रखे। इवन आप ये देखोगे साला ये निज्जर शिज्जर जो है ना, उनके बचाव तक में खड़े हो जाते हैं। उनके बचाव में खड़े वहीं पे प्रॉब्लम आती है ना, दैट इज प्रॉब्लमैटिक ऑफ कोर्स। हाँ, वो बोल रहे थे अजीत भाई, आप भी बोल रहे थे। मैं इस पे यही बोल रहा था कि जो छोटे मतलब छोटी जनसंख्या वाली जो भी धर्म या पंथ या मजहब होते हैं, उनमें इस तरह की संस्थाएं जो है बहुत ही इफेक्टिवली काम कर सकती हैं। हिंदुओं के साथ क्या है ना कि आप अखाड़ा परिषद आपका अलग है, RSS एक अलग संस्था हो जाती है। मंदिरों में संप्रदाय बहुत सारे आ जाते हैं, तो हर संप्रदाय का अलग मतलब अलग उसका एक हेड या सियर होगा या संत होगा। हर गुरु परंपरा का एक अलग होता है, तो उसमें एक अम्ब्रेला बॉडी बनाना इम्प्रैक्टिकल टाइप की बात हो जाएगी, क्योंकि मस्जिद में तो हर जगह एक ही तरह का रहता है, उसका वर्किंग सब कुछ एक है। उसी तरह आपको गुरुद्वारे का भी एक होता है, और उसमें भी हर एक दिन चुन लिया जाता है जब आपको मतलब इकट्ठा होना है, एक दिन आना, इस तरह से। चर्च में भी वही है। हिंदुओं में जो अभी मुझे लगता है मतलब प्रैक्टिकली ये है कि जो भी जिस संप्रदाय का मंदिर है, उस संप्रदाय के जो भी सबसे मान्य सर्वमान्य टाइप के जो भी संत हैं, उनकी देखरेख में या वैसे लोगों की एक समिति बना करके उन संप्रदाय के अंदर जहाँ भी जो भी मंदिर है उसका दे दिया जाए, या फिर क्षेत्र के आधार पे दे दिया जाए कि इसमें गवर्नमेंट केवल रेगुलेट कर सकती है, वो पैसे को देख सकती है कि उसमें हेर फेर ना हो, पैसे का यूटिलाइजेशन का उसके हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए कि आप इस पैसे को ऐसे यूटिलाइज करो। उसमें नॉर्म्स बना दे, जैसे ग्राम पंचायत में होता है नॉर्म्स की भाई पंचायत में कहाँ पे सड़क की आवश्यकता है तो ग्राम सभा होगी, वो तय करती है। तो उसी तरह मंदिर अगर गांव का है या शहर का है, तो शहर के मंदिर के लिए आप जो है लोगों को जुटा सकते हो कि साल में एक दिन ऐसा होना है, प्रचारित करो, और फिर जो है आपको हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल बनवाना है, पाठशाला बनवानी है, आसरा गृह जो होते हैं वो धर्मशालाएं बनवानी है। ये सारी चीज़ें जो है हिंदू समाज स्वयं करे। बट हाँ, पैसा एक भी गवर्नमेंट को अगर टैक्स हिंदुओं के मंदिरों से जाएगा तो बाकी सबसे लिया जाना चाहिए। नहीं जा रहा है तो गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू टेक टैक्स या टू यूटिलाइज हिंदू मनी टू फंड ईसाई, मतलब मिशनरीज को फंड हो रहा है और मौलवी को जो है उसका ये जा रहा है, उसको चावल बांटा जा रहा है। ये पूरा का पूरा नहीं होना चाहिए। तो मंदिरों को लेकर के तो एक ये है। दूसरा जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, मुझे लगता है कि दैट कैन बी रिपील्ड, क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिवली 1991 में लगा दिया गया था, 47 से अप्लाई कर दिया गया। उससे जो आप बोल रहे हैं ना 40,000 मंदिर की मुक्ति की जो बात कर रहे हैं, क्या है कि डॉक्यूमेंटेड तो सीताराम जी जितना कर पाए, वो बड़े मंदिर हैं, मीडियम साइज भी नहीं, बड़े मंदिर हैं। बट जो मीडियम साइज के मंदिर हैं जो ज़िले के स्तर के हैं, ऐसे हज़ारों मंदिर हैं जो केवल उस गांव के लोग जानते हैं कि अरे यार यहाँ पे तो हमारे पूर्वजों का मंदिर था एंड इट इज़ इन डिलैपिडेटेड कंडीशन। उड़ीसा में मैं जाकर के देखा हूँ कि जिस तरह का शेप का पूरी मंदिर है, जिस शैली में बना हुआ है, उस शैली के मंदिर आपको इतने मिल जाएंगे भुवनेश्वर में, कटक में, और उस पर जो है लताएँ चढ़ी हुई हैं उस तरह का। हाँ, उसको तोड़ करके मुसलमान ने अपना मस्जिद नहीं बनाया, बट
नदर्न इंडिया में ऐसे बहुत जगह हैं जिसको खुरचने पे जो है मंदिर की दीवार निकलेगी। तो एक बार जब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का बर्डन समाप्त हो जाता है हिंदुओं के ऊपर से, क्योंकि वो पूरा का पूरा एंटी हिंदू लॉ है, उसमें समानता का तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि हिंदू अकेली ऐसी मतलब अकेला ऐसा धर्म है, अकेली ऐसी जनसंख्या है जिसने कभी भी दूसरे के धार्मिक स्थलों के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं किया और उसको कब्जा नहीं किया। ध्वस्त भी कर दिया हो वो हो सकता है, बट कब्जा नहीं किया। उनको रहने दिया कि ठीक है तुम ध्वस्त कर दिए, तुम्हारा जब होगा तुम बना लेना। तो उस कारण से गांव के जो भी गांव के बेस पे और ज़िले के स्तर पे जितने भी मंदिर होंगे इस तरह के, वहाँ के वकीलों को इस लॉ के रिपील होने के बाद बहुत सारा मतलब रास्ता खुल जाएगा कि वो जा कर के एविडेंस दे कि ये मंदिर हुआ करता था, इसको अपना लिया, इसको जो है रिलीज किया जाए। अजीत भाई इसमें ना मैं बीच में कट कर रहा हूँ आपको, बट मेरी ईशकरण भंडारी जी से बात हुई थी इस विषय के ऊपर कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसकी महत्ता कितनी है। तो उन्होंने कहा कि ये इतना बैडली फॉर्म्ड लॉ है, इसमें इतने ज़्यादा लूप होल हैं, इतने ज़्यादा लूप होल हैं कि उस लूप होल को यूज़ करते हुए ही आप इस लॉ को रिपील कर सकते हो। इसमें कुछ है ही नहीं, ये लग ही नहीं सकता किसी भी चीज़ पे। तो इसमें इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं, तो या तो हो सकता है कि ये जब जिन्होंने बनाया उन्होंने जानबूझ के ये इतने लूप होल्स छोड़े इसमें कि इसका कोई प्रभाव ना हो, या फिर भगवान ने इसको इस तरीके से रचवाया कि वो निष्क्रिय रहे। जी नहीं, मेरा इसमें जो मानना है थोड़ा वो अलग है। अगर आप लॉ कितना भी लूज हो ना, यार लॉ तो कह रहा था कि केजरीवाल को जेल में होना चाहिए, तो इट ऑल कम्स टू द लॉयर एंड द जज सिटिंग ऑन द बेंच। उनका whim होगा ना कि नहीं हमें इसे मुक्त नहीं करना है मंदिर को, तो आप कोई भी लॉ लेके आ जाओ वो मानेंगे ही नहीं। वो बोल देंगे नहीं, मानवता के हिसाब से जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स है उसको हम अभी राइट नहीं कर सकते। 1989 में नरसंहार हुआ ना हिंदुओं का कश्मीर में, क्या बोला इस सुप्रीम कोर्ट ने? सही बात, यही बोला ना कि वो जख्म को कुरेदने की आवश्यकता, बहुत पुरानी बात हो गई। 84 वाला चल रहा है, 89 में जो हुआ है उसमें बोल रहा है कि जख्म को। तो जज और वकील के ऊपर ये होता है, तो उनको हमें किसी भी तरह का लीवे नहीं देना चाहिए कि वो लॉ का बोल दे कि नहीं नहीं इस लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। इसी कारण चाहे कितना भी लूजली फ्रेम्ड लॉ है, दिस लॉ हैज़ टू बी रिपील्ड बिकॉज इट इज़ एंटी हिंदू एंड इट हैज़ बीन मेड टू टारगेट हिंदू टेम्पल्स, बस। और उसका कोई मतलब लक्ष्य नहीं था वो बनाने का। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। नहीं अंकुर भाई इसमें मैं जो कहना चाह रहा हूँ यार, बेल दे दो। मर्डर भी किसी ने किया है ना तो बेल दे दो, क्योंकि हर बार यही कहा जाता है बेल इज द रूल जेल इज एक्सेप्शन। सबको दे दो, तुम पोरशा वाले को भी दे दो, लेकिन यार तुम रचित कौशिक को अटका देते हो, तुम जो है वो भिखू महात्रे है उसको अटका देते हो, तुम अर्णब गोस्वामी को 8 दिन तक जेल में रखते हो, उसको जो है मारा पीटा जाता है उस तरह से। तो ये यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दंगा में ठीक है यार, 150 लोग दंगा कर रहे थे, तो जब तक नहीं आता है उसका चार्जशीट फाइल नहीं होती, एविडेंस जो है मतलब सारा कुछ इकट्ठा नहीं होता है, ट्रायल नहीं होते, अंडर ट्रायल बिना काम का जेल में रखने कोई मतलब है नहीं। इनको बाहर छोड़ दो और इनको बोल दो कि हर दिन आके तुम्हें जो है बेल के कुछ कंडीशन से वो सेटिस्फाई करो। तो आई एम प्रो बेल कि बेल मिलना चाहिए, लेकिन सबको मिलना चाहिए। दंगा किया ठीक है, हाँ कोई रेपिस्ट है उसको मत दो, जेल इज एन एक्सेप्शन, तो उसमें बोलो, क्योंकि ये रेपिस्ट जो है राजस्थान में ही कई बार ऐसा देखा गया कि जिस लड़की के रेप के आरोप में वो अंडर ट्रायल था उसको बेल दी गई, वो वापस जाके उसी लड़की को या तो रेप करता है या उसकी जान ले लेता है।
तो ऐसे में आप जो है एक्सेप्शंस क्रिएट कर दो, बाकी को तो यूनिफॉर्म नहीं कि ठीक है इसका लंबा समय लगेगा, बेल दे दो और उसको सर्विलांस पे रखना चाहिए। तो मैं इसके पक्ष में हूँ। हम तो कह ही रहे हैं हम तो कह ही। अच्छा, तो अभी मुद्दा वही चल रहा था कि अगले 5 साल में आप क्या देखना चाहते हैं? कोई इस विषय के ऊपर और कुछ बोलना चाहता है? आप मतलब मेरा इसमें यह है कि इक्वल राइट फॉर हिंदूज तो एक होना चाहिए। जो राइट्स आप अगर हम देखें तो मुसलमानों को राइट्स जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, या और माइनॉरिटीज़ को राइट्स हमसे ज़्यादा मिलते हैं। एक्चुअली इक्वल कर दो। हम तो अक्सर देखा जाता है कि मेजॉरिटीज़ के राइट्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी के राइट्स कम है, तो वो हमारे राइट्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे अभी अगर इसमें किसी और को ऐड करना है तो ऐड करते हैं, नहीं तो समापन की ओर चलते हैं। मैं वही थोड़ा सा 2-4 चीज़ें हैं। जुडिशियल रिफॉर्म बहुत बड़ी नेसेसिटी है। पुलिसिंग जो है वो रिफॉर्म होनी चाहिए। पुलिसिंग में लोगों की भर्ती अधिक होनी चाहिए। मतलब नंबर ऑफ कांस्टेबलरी और जो पुलिस फोर्स है पर 100,000 पॉपुलेशन भारत में बहुत ही कम है। ये जो होना चाहिए, उनके फिटनेस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। टेम्पल्स को फ्री कीजिए सरकारी नियंत्रण से। नियंत्रण केवल आप रेगुलेट करने तक रख सकते हैं, उसके बियॉन्ड आपका कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि मंदिर घोटाले हो। हिंदुओं के पैसों के घोटाले हिंदू कर रहा है, हम वो सह सकते हैं। हिंदुओं के पैसे के घोटाले सरकार कर रही है, वो असही है, वो सहा नहीं जा सकता है। और ख़ास करके हिंदुओं के पैसों से आप किसी की हज यात्रा फंड कर रहे हैं, दैट इज़ कंप्लीटली, मतलब उसको तो हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ये सब हो गया। गरीबी लगभग मिट चुकी है भारत से, और उसमें उतना फंड अब जाने वाला है नहीं। तो जो वो फंड्स बचेंगे उसको बेहतर किस तरह से आप अन्य तरह के सप्लाई चेन और ये सब को क्रिएट करने के लिए, आप चीन का एक बढ़िया मॉडल है, तो वो सब उस पर थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इनके 100 डेज़ के एजेंडा में होगा ऑलरेडी। यदि मुझे मौका मिला किसी मंत्री का पॉडकास्ट करने का या प्राइम मिनिस्टर के साथ ही चुनाव के बाद, तो हो सकता है कि ये सारी बातें हमें जानने को मिलेंगी। तो यही सब है मूलतः जो आप लोग भी बात कर रहे थे। बट इन सब में सबसे बड़ा वही है जुडिशरी, जो एनजीओज के हाथ में मतलब ब्लैकमेल हो रही है, और बुक्स को छोड़ करके जो उनके लिए लीगली उन्हीं बुक्स से उनको मतलब सारे डिसीजंस लेने चाहिए, उसमें वो अपना विचार डालने लगते हैं। तो वो वाला पार्ट जो है इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो जजों को ना मुझे भय लगता है कि फिर उनका निकलना जो है वो मुश्किल कर देगी जनता। एक टाइम होता है जहाँ तक लोग रुकते हैं, जहाँ तक सहते हैं, बट बियॉन्ड दैट अगर आप जुडिशियरी हो करके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के दूसरे जो अंग हैं उस पर यदि आप हमलावर होते हैं और वहाँ से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। नहीं, इसमें एक ये भी चीज़ है ना कि जज तो अपने अंदर बन रहे हैं कि भाई हम तो भगवान ही हैं, भगवान से थोड़े वो क्या है कि एक फिल्म थी शौर्य, उसमें मल्होत्रा जी, ब्रिगेडियर मल्होत्रा बोलते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं, हाँ ब्रिगेडियर प्रताप बोलते हैं कि मल्होत्रा, यहाँ पर लोग अक्सर ये कहते हैं कि यहाँ पर या तो भगवान है या ब्रिगेडियर प्रताप, पर मैं कहता हूँ कि भगवान जैसी क्या चीज़ होती है, यहाँ पर बस ब्रिगेडियर प्रताप है। तो वो जज तो उस मोड में रहते हैं, अब अपनिज भगवान है। तो अब जो उस मोड़ से निकल के जनता जो है, जनता दूसरा रूप देख रही है, जनता के अंदर मीम बना रही है अब जनता। तो अब मीम के बाद अब जनता क्या करेगी, तो वो रिफॉर्म होने एक्चुअली जरूरी भी हैं। बिल्कुल जी। इसमें कुछ और ऐड कर रहे हैं तो या फिर समापन करें? चलिए, तो दोस्तों आपने देखा आज हम 3-4 मुद्दों के ऊपर आपके साथ जुड़े, और अगले सप्ताह हम अंकुर भाई के चैनल पर जुड़ेंगे और अंकुर भाई की पुस्तक भटके हुए युवा कह रहा हूँ अंकुर भाई की पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह वो आ चुकी है, लोगों ने बहुत सारा खरीदी भी है, और
अगर आप अंकुर भाई को टैग करते हो इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे तो वो आपको रीट्वीट या आपकी स्टोरी को शेयर भी करते हैं, तो आप वो भी कीजिए। और बाकी लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि वो पुस्तक को खरीदें, और ये जो चैनल है, ये जो पॉडकास्ट है, इसका लिंक भी अपने मित्रों के साथ भेजिए, शेयर करिए, परिवारजनों को भी दिखाइए। और साथ साथ दोनों ही के जो चैनल्स हैं उनके जो लिंक्स हैं वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये स्कैन कोड है जो आप देख सकते हैं और यहाँ से इनके चैनल्स पर जा सकते हैं। नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इनके चैनल्स के लिंक भी आपको दिख जाएंगे। दोनों ही के चैनल्स सत्य सनातन और अजीत भारती, दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। आपने हमारे साथ इतनी देर जुड़े, आप हमारे साथ इतनी देर जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।